नमस्कार संतोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। गुड। आपकी आवाज़ भी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द आपको बिल्कुल इनवाइट। आवाज। हाँ, हम लोग लाइव हैं, आप बस कुछ कह रहे हैं? मैं यही पूछ रही थी, आवाज ठीक आ रही, साफ, हाँ ज्यादा जी। तेज या ज्यादा कम? नहीं, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, एब्सोल्युटली परफेक्ट। और थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनवाइट फॉर दिस टॉक। काफ़ी लोग आपको जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो आपको नहीं जानते, स्पेशली जो मेरे साथ यहाँ ऑस्ट्रेलिया में या डिफरेंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म में है, हो सकता है वो ना जानते हों। तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जी। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिसके बारे में कुछ बोलना तो है वो सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यू आर अ लेजेंड इन योर सेल्फ। तो आपने महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम किया है। आपने बालिका शिक्षा के कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। आपने इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर भी कुछ प्रोजेक्ट्स और वर्कशॉप दिए हैं, और आपका हरियाणवी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने में, कंजर्व करने में और आगे बताने में काफ़ी योगदान रहा है। इसके अलावा आपने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप यानी कि वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किए हैं, और आपने वर्कशॉप्स चलाई हैं स्लम्स और रूरल एरियाज में यंग लड़कियों के लिए, जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल और हाइजीन के बारे में आपने उनको एजुकेट किया है। दिस इज अ वेरी वेरी एडमिरेबल वर्क। इसके अलावा आपने ट्री प्लांटेशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में काम किया है, और आपका ये जो डाउरी सिस्टम है या दहेज कुप्रथा है, इसके खिलाफ भी आपने काफी मुहिम चलाई है, एंड यू हैव अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट साइड। उसे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपने इस अवेयरनेस को अनेक सेमिनार के थ्रू, रेडियो टॉक्स, पॉडकास्ट के थ्रू लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई है। एक डाइवर्स फील्ड है, और आपको इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं। मेन प्रोफेशन जो इन सब के अलावा है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। आपने स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर एजुकेशन पॉलिसीज में कंट्रीब्यूट किया है। आपको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, उनमें से कुछ एक हैं जिसमें नारी शक्ति सम्मान और आयरन लेडी अवार्ड भी है। आप सिर्फ एक समाज सेवी नहीं है, बट यू आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ज्योति जी, आपको और सभी सुनने वालों को भी मेरी राम राम, सभी को नमस्कार। और जैसे आपने कहा कि बड़ा बखूबी आपने बयान कर दिया। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मनुष्य होने के नाते हमारा फर्ज होता है कि कुछ काम हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियां समझते हुए करें। जी जिन चीजों के लिए हम लोगों को ब्लेम करते हैं, समाज को ब्लेम करते हैं, ये ऐसा नहीं है। उन चीजों के लिए थोड़ा सा प्रयास करें, एक कदम उठा दे, तो कई जी बार क्या होता है कि अनुसरण की आदत होती है। हमको, मनुष्य जो है, उनको अनुसरण की आदत होती है। वो पहल क्षमता में कुछ एक लोग जो है वो पहल कर पाते हैं, फिर लोग उसका अनुसरण करते हैं। ये जी जी कुछ चीजें ऐसे, कुछ मुद्दे जो कि मेरे को समय समय पे, देखो जैसे जैसे उम्र होती है, हम समाज को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, हमें तब तजुर्बा होता है। उस जी तजुर्बे के हिसाब से हम देखते हैं कि कोई हम एक अ, चीज को उठा करके उस पर काम कर सकते हैं, या चारों तरफ जब भी आपको मौका मिले, अवसर मिले, मेरा ये मानना होता है कि आपको जी अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी कभी भी पूरी कर लेनी चाहिए। जी जी तो उसी उसी प्रयास में ये छोटे छोटे प्रयास हैं कि इससे कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी प्रभावित होकर, प्रेरणा पाकर अगर इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ लगे, तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि हम कर तो खुद के लिए रहे हैं। जी अगर प्रकृति का संरक्षण होगा तो भी हमारा ही बचाव है, हमें अच्छा जी वातावरण मिलेगा। जी और अगर हाइजीन की या मेंटल हेल्थ की बात करें तो भी हमारा घर परिवार समाज एक स्वस्थ रूप से होगा। जी बिल्कुल। संस्कृति की बात करें तो फुहड़ता की बात बार बार हरियाणा की तरफ से आती है कि हरियाणा में जो संस्कृति का विनाश हुआ, फुहड़ता हुई है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, लोगों को जी बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और शुरुआत हमें, हमेशा मैं ये कहती हूँ, शुरुआत हमें स्वयं से करनी पड़ेगी, खुद से शुरू करना पड़ेगा, तभी छोटी छोटी चीजें ही बड़ा रूप लेती है। बूंद बूंद करके जी सागर बनता है, और तार तार से ताना बुनती मकड़ी सुंदर जाल बुनती है, एक एक ईंट से महल बनता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है एक दिन आपके लिए बड़ा जो है ना, जिसको माइलस्टोन कहते हैं या अचीवमेंट कहते हैं, जब एक जी जी बच्चा ओलंपिक में जाता पहुंचता है, तो वो ओलंपिक में तब पहुंचता है जब वो बचपन से तैयारी कर रहा होता है। बिल्कुल। 5 साल से 10 साल से एक खिलाड़ी तैयार होना शुरू हो जाता है, तब वो जा करके ओलंपिक में जाता है।
और मेरे हमेशा ये कि मेरी जो आसपास की जो बहनें हैं, हम बहुत बड़े लेवल पे ना करके थोड़ा सा छोटे से लेवल पे भी करें। जो आसपास के कोई भी भाई बहन है, अगर वो जी। हमसे जुड़ करके इस चीज को प्रेरित हो करके, और किसी ना किसी को, तो मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जैसे मैंने बताया ना, हमारे यहाँ कहावत है कि हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो जाए, लेकिन मेरे सही घर बात। में ना हो। सही लेकिन बात, अब मेरी बहुत माँ को बड़ी बात देखना है कही कि आपने। मेरी माँ को देखना कि उनके घर में भगत सिंह पैदा हो गए, तो कोई ना कोई जी। भगत सिंह, कोई ना कोई लक्ष्मीबाई, और कोई ना कोई संतोष। मैं जी। हमेशा एक ही बात कहती हूँ ज्योति जी कि आप बने, ज्योति जी। ज्योति बने, संतोष जी। संतोष बने, सुनीता सुनीता बने, उसकी अपनी अलग पहचान हो। जी। कुछ भी काम किया हो, प्रकृति ने हमें अपना स्पेशल काम दे करके भेजा, सौंप करके भेजा, हम उसको ईमानदारी से कर ले, खुद के साथ ईमानदारी बरत ले, बस इतना ही काफी। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। जैसा कि हमारे इस पॉडकास्ट का नाम है द रियल सेल्फ प्रोजेक्ट, तो इसमें हम उस पहलू को देखते हैं जिसको शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो क्या आप रेडी हैं हमारे सवालों के लिए? बिल्कुल रेडी हैं जी, एकदम। जी। तो आप अपने जीवन की यात्रा के बारे में हम लोगों को कुछ बताइए, वो चीजें जो प्रोफेशन से और अचीवमेंट से अलग है। हाँ बिल्कुल। अभी कल ही कोई मेरा फेसबुक का अकाउंट देख के कह रहा था कि आप ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए इतना एडवांस कैसे हो। जी। तो मेरे को एक ही चीज समझ में आई कि हमारे यहाँ हरियाणा में एक कहावत है कि बराती तो माए जाम दिया करे, हम्म। कि कुछ हुनर, कुछ टैलेंट, कुछ चीजें आपको बाय बर्थ मिलती है, कुछ जी। चीजें आप अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। जी। बचपन से ही कुछ चीजों में दिमाग में चीजें अलग होती थी। मेरे दिमाग में हमेशा किसी भी चीज के लिए क्यों आता था, क्वेश्चन मार्क, जी। कि अगर लड़की वहां नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी, लड़की ये हम्म। काम नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, हम्म। लड़का अगर ये काम करेगा तो क्यों करेगा, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। जी। आपकी बहू है तो बहू को ऐसे क्यों रख रहे हो और बेटी को ऐसे क्यों नहीं रख रहे हो। तब उतनी हम्म। समझ नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता था। जी। जी। धीरे धीरे चीजों का एक्सपीरियंस हुआ। हम्म। ग्रामीण क्षेत्र से होने के नाते सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, खेतों में काम किया है, छोटे से जी। किसान पापा मेरे, खेती हम्म। करने वाले, अपने गेहूं कपास बाजरा वगैरह ये सब खेती करने वाले, घर में पशु रखने वाले। जी। और छोटी सी उम्र में शादी भी हो गई थी। जैसे ही मैंने +2 किया था, इंटर किया था, शादी होगी, शादी के बाद पढ़ाई किया, बच्ची होगी, जी। एक गुड़िया होगी, बेटी पैदा होगी। उसके बाद फिर पढ़ाई किया, पढ़ाई के बाद दिमाग में था कि शायद हम पढ़ लेते हैं ना, जी। जी। नौकरी मिल जाती है, तो पता हाँ। नहीं हम क्या तो बन जाते हैं, क्या कर लेते हैं। जी। लेकिन ये भी धीरे धीरे वहम दूर हुए। जी। जब आप वास्तविकता से रूबरू होते हो, जब आप कितना ही सही हो, आप कितना ही लॉजिकल हो, लेकिन बीइंग आप फीमेल, अगर आप सिर्फ फीमेल हो, औरत हो, तो आपकी बात को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। हम्म। या धीरे धीरे फिर समाज में निकले, देखा, जॉब में आ गए, लड़कियों की हालत देखी। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने जॉब किया तो देखा कि नहीं, शिक्षा जो है कागजों में है, कहने को है, जी। समानता कहने को है, लेकिन वास्तविकता क्या है। जी। बीइंग अ ह्यूमन, क्या मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही हूँ। हम्म। बीइंग अ ह्यूमन, क्या मैं अपनी फीलिंग किसी को समझा पा रही हूँ। जी। मेल फीमेल बाद का, बहुत बाद का मुद्दा है। बीइंग अ जी। ह्यूमन, यस। एक मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर वो मनुष्यता है या नहीं है। और जहाँ से हम और आप बिलोंग करते हैं, हरियाणा, हिसार, हिसार तो बिल्कुल, और भी राजस्थान बॉर्डर पे है हमारा डिस्ट्रिक्ट। तो जी। हरियाणा, जी। जिसको कि कहीं ना कहीं बहुत एडवांस भी कहा जाता है, जी। लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है, जी। अगर हम वास्तविक चीजों में जाते हैं, कि आज भी खाप पंचायतें जो है, वहां पर महिलाओं को कितने हक अधिकार हैं। सही पंचायत बात। में अगर एक महिला सरपंच बन चुकी है, तो सरपंच बनने के बाद भी उसके पास क्या अथॉरिटी, क्या है उसके पास, राइट्स क्या है, क्या उसके पास डिसीजन पावर है, जी। जी। क्या वो डिसीजन मेकर है। मेरा यहाँ एक क्लिक यूं हुआ कि यार, महिलाएं डिसीजन नहीं लेती है। हम्म। हम्म। और जो जो 2 4 5% डिसीजन लेने लगती है, फिर उनको, मेरे जैसे कुछ भी, आप जैसे मेरे जैसे कुछ भी, कोई भी हो सकता है, उनको सफर करना पड़ता है उन सब चीजों के लिए जो कहीं दूर दूर तक, जिनका कोई वास्ता नहीं है किसी चीज से, लेकिन उन जी। चीजों जी। के लिए भी आपको पब्लिक की नजरों को ऐसे फेस करना पड़ता है। जी। अनकही क्वेश्चन मार्क लोगों के, हम्म। अनकही क्वेश्चन मार्क, कि आप अकेले हो। हम्म। यहाँ एक छोटी सी मेंटेलिटी की बात करेंगे आपको, जी। जी, जी। कि मैं ये कह दूं कि आज मैं अनमैरिड हूँ, हम्म।
वाह, आप तो जिंदगी के मजे ले रहे हो। जी जी। मैंने कह दिया कि खुदा ना खास्ता ऐसी अनफॉर्चुनेटली कुछ दुर्घटना घट गई, मैं अब सिंगल हूँ, शादी तो हम्म। ही थी लेकिन अब सिंगल हूँ। तो वो जी। पूछेंगे क्या हुआ, कोई शहीद हो गया, कोई मर्डर हो गया, या कोई एक्सीडेंट में डेथ हो गई, या बीमारी से। तो जी। अगर ऐसे है तो फिर मैं बेचारी हूँ, ए भगवान ने इसके साथ पता नहीं क्या कर दिया, ओ गॉड माय गॉड रियली। सो हम्म। सिंपैथी। और अगर तीसरा क्वेश्चन ये आ गया कि नहीं भाई, हमारे विचार नहीं मिले, विचारधारा नहीं मिली, और किसी कारण से, अब मैं ये कहूंगी कि मैं तो ये नहीं कह सकती कि मेरा कसूर है या किसी और का कसूर है, लेकिन अब जी हम सेपरेट है, कि मेरे एक बेटी है लेकिन हम सेपरेट है। जी। ओहो, तभी संतोष ऐसे हवा हवाई, इसको कौन बर्दाश्त करेगा। हम्म। तीन अलग अलग सिचुएशन एक ही मनुष्य की, और ये मैं कई बार कर चुकी हूँ। मैं जी ज्योति जी, ये वास्तव में मैं एक्सपेरिमेंटल हूँ थोड़ी सी। जी। जी। तो करके देखती हूँ कि भाई, क्योंकि जब तक हम करके नहीं देखेंगे ना, हमें नहीं पता चलेगा। सही बात है, हमें बिल्कुल सामने सही हमने बात। के साइकोलॉजी या व्यू या चीजें पता नहीं चलेगी, हमें समाज का नजरिया नहीं पता चलेगा। जी बिल्कुल। जहाँ बिल्कुल। मैंने ये कह दिया थोड़ी देर पहले, मैंने कह दिया कि अभी मैंने शादी नहीं की, तो अरे मजे है, ये है, वो कर ले बेटी, शादी कर ले, और हम्म। अच्छा है, ऐसे तो काम नहीं चलता अकेले, ये है वो है तमाम। जी तो मैं कहती ये क्या, मतलब एक ये सिक्योरिटी है? जी। नहीं है। आज भी हमारे समाज में, जो हमारे समाज की बात कर रही हूँ, हमारे समाज में सिर्फ इसलिए औरत कोई काम कर रही है तो वो गलत है, वही काम पुरुष कर रहा है तो वो सही है। इनइक्वालिटी है जी। हाँ। और ये इसके लिए मैं ज्यादातर जो है फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ, क्योंकि वो अपने डिसीजन नहीं लेती खुद। बहुत और बड़ी उस बात कही आपने। डिसीजन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उससे औरतें भागती हैं, फीमेल हम्म। भागती, महिलाएं भागती हैं कि भाई नहीं, अगर मैंने जिम्मेदारी ली, मैंने डिसीजन लिया, तो कल को ये मेरे को ब्लेम भी करेंगे। डिसीजन में भी आपका राइट भी हो सकता है, मे भी रॉन्ग हो सकता है, वो फ्यूचर में पता चलता है। जी। आज हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, वो ये सोच करके ले रहे हैं कि ये मेरा डिसीजन सही होगा। हम्म। वो सही होगा या नहीं होगा, वो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। फ्यूचर में पता चलेगा, सही बात हमने आज एक बच्चे को पैदा किया, उसको बहुत अच्छी परवरिश दी, लेकिन 20 साल 25 साल बाद उसका क्या डिसीजन था, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह से, उसके थॉट कैसे चेंज हुए, वो हमें नहीं पता। है। दैट्स सो ट्रू। सो ये क्यों की आपकी जर्नी रही, इसने आपको ये मेरी प्रेरित क्यों किया। की रही, ये ये क्यों की इसको जर्नी। प्रेरित, बिल्कुल ये मेरी क्यों ब्यूटीफुल। की जर्नी थी। बताया ना, कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं, आपको हर बार जरूरी नहीं कि आपकी ठोकर जो है आपको गिराए, तो ये ठोकरें हम्म। ऐसी होती लाइफ में जो आपको उठाती हैं। और एब्सोल्युटली मैं रियली एब्सोल्युटली। आपके इस लाइव के माध्यम से मैं रियली थैंकफुल हूँ उन लोगों का, जिन्होंने मेरे को खुद से परिचय करने के लिए पुश किया। भले ही अड़चने आई, मैं डिस्टर्ब हुई, मेंटल, देखो डिस्टरबेंस भी होता है, जी फिजिकली, सोशली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, सभी तरह से डिस्टरबेंस मेरी लाइफ में आए। लेकिन जी। उनसे बस एक ये कि पॉजिटिव वे में मैंने निकलने की कोशिश की। वहीं से मेरा सफर था कि मैं सोशल वर्क में इन्वॉल्व हम्म। होगी, कि मैं उन महिलाओं को, उन लड़कियों को, उन सिचुएशन को समझते हुए उनको कहीं मोरल सपोर्ट कर पाऊं, सोशली हम्म। सपोर्ट कर पाऊं, तो शायद वो उन चीजों से बच जाएगी, या थोड़ा सा ताकत अपने मिलेगी। आप को फ्री फील करेंगी। हाँ जी। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो अगला सवाल मेरा मिलता जुलता है, इसी के कंटिन्यूएशन में है कि जो सामाजिक सेवा में के क्षेत्र में आने से पहले ये प्रेरणा आपको क्या, कहाँ से मिली। ये तो आपने मुझे बताया कि ये क्यों आपकी क्यूरियोसिटी थी, और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है। कोई ऐसा इंसिडेंट रहा जिसने आपको इंस्पायर किया कि नहीं, डिसीजन तो लेने ही पड़ेंगे। ऐसा क्या क्या था जो सोर्स थी आपकी इंस्पिरेशन की। वही बताने कि आप जब भी सीखते हो ना, आप अपने घर से सीखते हो। जी जी। पहली लड़ाई आपको अपने दिल और दिमाग से लड़नी होती है, क्योंकि बार बार वो हम क्या कहते हैं, हमारा दिल हमें कहता है कि संतोष ये तू गलत कर रही है, इसके जी। बाद तेरे को लोग ऐसे कहेंगे। लेकिन हम्म। आपको जब थोड़े से आप समझदार होते हो या चीजों को पढ़ लेते हो, तो आप इतने लॉजिकल हो जाते हो कि फिर एक टाइम बाद आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे स्प्रिंग को हम दबाते हैं दबाते हैं, जैसे जी जी। स्प्रिंग को दबाया जाता है, एक लिमिट के बाद वो स्प्रिंग कहेगा कि नाम, ब्लास्ट की सिचुएशन आ जाती है। जी। ऐसी कुछ सिचुएशन मेरी फैमिली में भी इस तरह की चीजें आई, कि जब तक जहां तक मैंने कोशिश की चीजों को कि साफ सुथरा, जो एक सामाजिक हमारा पारिवारिक प्रेशर है वो बना रहे, चीजें हमारी उसी तरह से ढकी ढकाई रहे, समाज में ओपन ना हो। या जी। अगर बच्चे हैं तो मेरा मानना है कि अगर बच्चे हो गए तो उनका कोई कसूर नहीं है कि वो मम्मी पापा के विचार नहीं मिल रहे, या परिवार के दूसरे लोगों के विचार नहीं मिल रहे,
यहाँ एक मैं पॉइंट जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी, कई बार जरूरी नहीं होती कि हस्बैंड और वाइफ दोनों गलत हो, वो दोनों सही होते हुए भी तीसरे चौथे पांचवें लोग इतना ज्यादा इंटरफेयर चीजों में कर देते हैं कि वो सब चीजों को डाइवर्ट कर देते, मोल्ड कर देते। उनमें से एक जो चाहे मेल है फीमेल है, वो मेंटली वीक होता है, वो सहारा ढूंढता है अपने आप को सही साबित करने का, या अपने आप को कि मैं सिंपैथी गेन करने का, कि मैं भिखारी बन जाऊं। तो मेरे को भिखारी बनने के लिए क्या होगा कि मेरे को चार लोगों को गलत साबित करना पड़ेगा, या सही बात। मेल जो भी है वो बेचारा बन जाए तो वो पहले किसी को गलत साबित करेगा, तभी तो वो बेचारा या शरीफ या सही साबित होगा। सही बात। ऐसी कुछ चीजें सिचुएशन मेरे भी घर परिवार में ऐसे आई जहां पर मेरे को ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब मेरे को मेरी बेटी के लिए मेरे लिए खुद को बोलना पड़ेगा, जिसको दैट्स अ हम वेरी स्ट्रांग पति डिसीजन। हस्बैंड या जिस जो हमें एक सोशल सिक्योरिटी देते हैं, वो पर्सन जब आपके यहाँ से हट जाता है तो जी फिर जी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ती है कि भी नहीं। और वो कहीं ना कहीं जैसे ये है ना कि साइकोलॉजिकल रूप से कि इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या जी। सिंपैथी गेन करना, या मैं सारी चीजों से साफ सुथरा बाहर निकल जाऊं। तो वो एक ऐसी घटना मेरे घर परिवार में कि जब मेरे ऊपर एक एक करके सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई कि मेरे को कोई भी डिसीजन लेना है तो वो फिर मेरी बेटी और मेरे को अलग निकाल दिया और गया। और वो जहाँ हमारे हरियाणा में होती है एक मेंटेलिटी होती है कि लड़का नहीं है इनके, ये भी एक बड़ा इश्यू हमारे हरियाणा में तो रहता है कि लड़का नहीं है तो आगे वंश नहीं चल रहा, तो हम अपने बेटे की शादी दोबारा कर लेंगे। जी जी तो जी। ऐसी चीजें जब आई, एक बींगा फीमेल, बींगा मदर, बींगा डॉटर, मेरे को ये लगा कि आज मैं शायद दुनिया में समाज में बिल्कुल अकेली खड़ी हूँ। जी और जी। आज मेरे को अपनी बेटी के लिए, अपने लिए, खुद के लिए बोलना है। और अब जब बोलना है तो हमारे यहाँ कहावत है एक कि जब नाचने लगे तो घूंघट कैसा, सही कि बात। अब जब आपको नाचना ही है तो अब घूंघट करने से काम नहीं चलेगा। तो अब घूंघट जी घूंघट फेंक के तो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, हाँ मैं ये मानती हूँ कि जब भी आप अपने अधिकार के लिए, हक के लिए बोलो तो आप सभ्यता, अपने भाषा का, जी अपने जी लफ्जों का, अपने लॉजिक का जरूर ध्यान रखें। जी। और वही रहा कि जब जब भी ऐसी चीजें सिचुएशन आई तो सामने जो भी था वो शायद कई कारणों से बोल नहीं पाए, क्योंकि लॉजिकल जब आप चीजें पेश करते हैं तो फिर एक बार फिर से मैं कहूँ ना कि बड़ा खराब कई बार बोलती हूँ मैं, लोगों को लगता भी है कि हर पुरुष के मुंह पे थप्पड़ लगता है जब महिला लॉजिकल बात करती है। सही बात है, तो सह नहीं पाते। हर पुरुष को ये लगता है कि उसके पुरुषत्व पर ये थप्पड़ मारा है, मैं मेल हूँ और मेरे को ऐसे कैसे कह दिया कि मेल ऐसे होते या मेल ऐसा कर सकता। जी। मैं मानती हूँ कि मेल आप तब मेल हो जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। बीइंग सही। अ मेल, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अगर आप वो निभा रहे हो तो आप मेल हो। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो तो फिर आप ना मेल हो, ना आप फीमेल हो, ना आप ह्यूमन बीइंग हो। मैं उसको सही किसी बात। श्रेणी में भी नहीं रखती। तो वो फिर आप ब्यूटीफुल। ह्यूमन बीइंग ही नहीं हो। अगर जी। आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेते हो तो फिर आप ह्यूमन बीइंग भी नहीं हो। सही बात है, इट्स वेरी तो वेरी ऐसी वेरी छोटी छोटी डीप। चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ये करती कि भाई अब आपको खुद लड़ना। जब आप बिल्कुल यूं खड़े होते हैं, चौराहे पे खड़े होते हैं और आपको 50 लोगों के जवाब देने होते हैं, तो मजबूती अपने आप आ जाती है। सही बात है। इट्स अ बिन ऑफ अ बिट ऑफ अ जर्नी। काफी हिम्मत चाहिए। और बिल्कुल सही आपने बात की कि मैं आई एम अ मदर फॉर डॉटर, मेरी 13 years old डॉटर है। और मैं बिल्कुल कोरिलेट कर सकती हूँ वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। तो अगला सवाल का शायद आपने मुझे जवाब दे दिया है, लेकिन अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर। कोई ऐसा अनुभव रहा हो जिसने आपकी जिंदगी की दिशा बदल दी पूरी तरह से? एक मेरा अनुभव जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, ये 2001 की बात है। हम्म बीकॉम सेकंड ईयर में थी तो मेरे को भी समझ नहीं थी, इतनी पता नहीं था मेरे को ज्यादा। तो हम्म जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे को लगा कि मेरी शायद मैं अब बच्चा हो जाएगा तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की निभा पाऊंगी, फैमिली की निभा पाऊंगी और अपनी स्टडी नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मैंने कहा जैसे जी मैंने +2 10 12 पास की थी तो शादी हो गई थी, उसके बाद मैंने अपनी स्टडी सारी की। जी जी। तो वहां पर जब मैं एक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरी जो काउंसलिंग की, उनसे जब मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि इतने सारे मेरे को एग्जाम्पल देकर पॉजिटिव वे में मेरे को ये बताया कि नहीं, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर वो जज्बा, आप कुछ करना चाहते हो तो आपको दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हम्म एक क्या आप 6 बच्चे पैदा करके भी वो काम करोगे जो आप करना चाहते हो। और जिसको नहीं करना उसके लिए फिर एक्सक्यूजेज, जैसे हम कहते हैं ना कि वो फिर आपके लिए एक्सक्यूजेज है। तो वहां हम्म कुछ मेरे को जिंदगी में ये लगा कि भाई कई बार है ना, आप जिसको मैं प्रकृति को, कुदरत को मानती हूँ, तो
कुदरत कुछ लोगों को आपकी लाइफ में इस तरह से भेजती है कि वो आपकी जी लाइफ के टर्निंग पॉइंट होती है। वहां जी से मेरी लड़कियों के प्रति जो मैं बार बार कह रही हूँ, संवेदना लगा लो या लड़कियों के लिए चीजें लगा लो कि भी हाँ ऐसा चीजें होती है कि भी हम फीमेल को कि उस टाइम जो वो मेरा अंतर्द्वंद था ना 3 दिन जी का 4 दिन का कि मैं अबॉर्शन कराऊं या ना कराऊं, ये होगा वो होगा, तो वो अंतर्द्वंद मैं ही समझ पा रही थी। तो मेरी जी। जैसी कितनी सारी महिलाएं, कितनी सारी लड़कियां होंगी जो उस द्वंद से गुजर रही होगी। सही बात। दूसरा जो इंसिडेंट हुआ वो मैं भी बता रही थी, 2020 में जब सारा सब कुछ सही चल रहा था, सारी जिम्मेदारियां मैंने ले ली थी, ओढ़ ली थी, उसके बावजूद भी जब आप अपनी गृहस्थी को नहीं चला पाते हो, तो हम्म। कहते हैं हमारे यहाँ की, आप जब गधे को घी पिलाने चलोगे तो जबरदस्ती घी नहीं पिलाया जा सकता। जी। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता, लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जी ऐसे ही मेरी तरह से मैं मानती हूँ बहुत सारी महिलाओं के या पुरुषों की लाइफ में भी ऐसी होती है कि मैं अकेले महिला नहीं, कि कई बार पुरुष अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से चलाना चाहता है, लेकिन कई महिलाएं उस चीज को अदर वे में ले लेती है। और हम्म महिलाओं के साथ ज्यादा ये होता है कि महिलाएं अपनी फैमिली को साफ सुथरा सही से चलाना चाहती है, लेकिन सिचुएशन या चीजें ऐसे क्रिएट कर दी जाती है। जब वो बता, दूसरा इंसिडेंट ऐसा था कि 20 साल शादी के होने के बाद और मेरे को और मेरी बेटी को ऐसे उठा के यूं कि भी हम्म आप इस घर का, यहाँ का किसी भी चीज का कोई हिस्सा नहीं हो, आप जाओ, हम्म टाटा बाय बाय, आपका कोई लेना देना नहीं हमसे। तो हम्म तब ये लगा यार, जवानी भी दी, शरीर भी दिया, फाइनेंशियली भी सारी चीजें, अगर फैमिली में कोई जॉब कर रहा है तो वो चीजें फैमिली के लिए कर रहा होता अपनी, जी और जी। एक टाइम बाद आपको इस तरह से निकाल दिया जाता, तो फिर फीमेल की सिक्योरिटी तो मेंटली फिजिकली तो छोड़ो, इकोनॉमिकली भी सोशली भी किसी तरह से नहीं। जी फिर मैंने जी। बड़ी बेवाकी से आके एकदम से फ्रंट में आके एक आ कि आई एम सिंगल, हम्म मैं सिर्फ मेरी बेटी की माँ हूँ। ये दो घटनाएं ऐसी हुई कि जहां पर मेरे लाइफ के बड़े टर्निंग पॉइंट थे, जहां पर मेरे को उस टाइम मेरे को निकलने में टाइम लगा ज्योति जी की, देखो मेंटली फिजिकली इमोशनली सोशली सभी तरह से हरासमेंट होता है जब आप कोर्ट कचहरी थाने सब जा रहे होते हो। जी जी। उस टाइम कहीं ना कहीं देखो मेरे दिमाग में नेगेटिव विचार भी आए थे, लेकिन आज मैं जब 6 साल बाद सोचती हूँ तो मैं बड़ी दिल से थैंकफुल हूँ उन लोगों की। मेरे को हम्म। घुट घुट मरने से उन्होंने बचाया, जी मेरी पहचान मेरे को कराने में उन्होंने मदद की, क्योंकि उन्होंने जब मेरे को अकेला छोड़ा तो मैं अपने बारे में सोच पाई कि हाँ मैं भी हूँ, मैं संतोष हूँ। तो रियली हम्म। दिल से मैं जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं हालांकि उनको थैंक यू बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ, मेरी कई पोस्ट में भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, लेकिन नकारात्मक अगर आपकी प्रवृत्ति तो उनको कटाक्ष लगता है। हाँ ये सही हमसे बात। कटाक्ष किया जाता है, जी जी जी। ये बिल्कुल। कटाक्ष के रूप में लेते हैं, वो हमेशा लेते हैं। मैंने कई बार कोशिश भी की, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, मैंने कई बार कोशिश भी की। लास्ट ईयर मेरी बेटी की शादी थी तो मैंने कोशिश की कि चीजों को ठीक किया जाए या एक मौका दिया जाए, एक चांस। लेकिन जब आप नकारात्मक या नेगेटिव होते हो तो हर चीज में आप नेगेटिव अपना क्लू ढूंढ के लेके आते हो, अब पता नहीं इसकी क्या चालाकी इसमें। सही बात। वो मेरा लास्ट, वो मेरी लास्ट कोशिश थी। जी जी ए, मेरी सास बीमार हुई तो मैं उनसे मिलने गई तो मेरे को ये ब्लेम किया गया कि ये तो ऐसे ना ड्रामेबाजी ढकोसलेबाजी लोग दिखावे के लिए आ रही है। मैं कहा चलो कोई जी। बात नहीं। लेकिन अब 1.5 2 साल से जैसे बेटी की शादी हुई तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी चीजें आ गई कि मैं सच थैंकफुल, बिल्कुल उन आत्माओं को धन्यवाद करती हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे को इतनी मजबूती देने के लिए, इतना सकारात्मक बनाने के लिए जी रियली थैंकफुल हूँ मैं उन लोगों का जिन्होंने मेरे को पुश करके, कई बार वो कहते हैं ना कि वो पुश कर दिया, तालाब में फेंक दिया, और जब वो बाहर निकल के आया तो उसमें 1 करोड़ का इनाम था। मेरे साथ वही हुआ पुश बहुत करके मेरे को खूबसूरत। मगरमच्छ वाले तालाब में मेरे को फेंक दिया, लेकिन मेरे को तैरना नहीं आता था। जान बचाने के लिए मैंने हाथ पैर मारे, तैरना आ गया, और बाहर निकल के देखा तो 1 करोड़ का इनाम था। तो ये जो आपसे बातचीत हो रही है, सभी लोगों से बातचीत हो रही, मुलाकात हो रही, तो ये मेरे लिए वो इनाम है जो मेरे को पुश करके फेंका गया था। और किसी तरह अपनी जान बचाने के चक्कर में हाथ पैर मारते हुए मैं सोशल हो गई, और अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस किया कि अकेले रह के अपने आप को डिप्रेशन में डालने की बजाय अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया। और हर ब्यूटीफुल। महिला को मैं तो ये रिक्वेस्ट भी करूंगी, मेरा संदेश भी यही है कि जब भी आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो, फैमिली जी में रहते हुए, साथ रहते हुए भी कोई ऐसी सिचुएशन में हो, तो कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव बंदा आप ढूंढे जिससे आप ठीक से काउंसलिंग कर सके, अपनी बातों को साझा कर सके, सही कर सके। जी। जी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक बिल्कुल ही नेगेटिव सिचुएशन को इतना खूबसूरत आपने मोड़ दिया। एंड मुझे यहाँ पर वो एक बड़ी फेमस सेइंग है ना, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। और वो जो पॉइजनस टोड है उसी के सर में हीरा रहता है।
So बिल्कुल बिल्कुल, it must have been very very difficult and challenging for you, and I must congratulate you कि congratulations for not giving up, and thank you for standing up there, and thank you कि आप ये एक इंस्पिरेशन कितने ही लोगों के लिए बने. I really thank you for your strength and resilience. Amazing, बहुत शानदार. चलिए एक आगे इसको आगे बढ़ाते हुए, शुरुआती दिनों से अब तक कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? बहुत सारी आपने हमें बताई हैं. इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें थी जिनके जो आए बीच में, विच कॉज्ड टर्बुलेंस? एक मैं सिंगल जो भी फीमेल है उनके लिए कहना चाहूंगी कि आप अगर सोशल हैं या सोशल नहीं भी हैं, तो जो समाज में सिंगल महिला को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है, जी जी. ये अब ये बेचारी है, इमोशनली और फिजिकली इसकी नीड है. तो मोर देन 80% मेल क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उससे नजदीकियां बढ़ाने की, उसको इमोशनली वीक करने की, कि ये किसी तरह से इमोशनली वीक हो, रोए. और मैं एक कहावत कहती हूँ कि रोने के लिए वो कंधा देते हैं, कंधा देने के बहाने वो सोचते हैं कि अब हमें अपना उल्लू सीधा करने का मौका मिलेगा. जी. बहुत सारे, मैं कई बार कहती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर चुकी हूँ मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे. बहुत सारे सोशल मैं इवेंट करती हूँ, तो सोशली भी लोग मिलते हैं, जो कि हर तीसरा व्यक्ति एक ऑफर लिए होता है कि आप मेरे से फ्रेंडशिप कर लो क्योंकि आप सिंगल हो. ये मे भी मैरिड के लिए भी होता है, मेरे को नहीं पता, मैं तो अपनी सिचुएशन बताऊंगी. तो एक फीमेल के लिए अपने समाज में, आप ऑस्ट्रेलिया रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, वहाँ का क्या कल्चर है वो अलग चीजें हैं, लेकिन मैं यहाँ इंडिया की, हरियाणा की बात कर रही हूँ. यहाँ पर ऐसा होता है कि फीमेल के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है इन चीजों से उबर पाना. एक औरत को उसके विचारों से, उसके कामों से, उसके बोल्डनेस से या उसकी सकारात्मक ऊर्जा से नहीं पहचाना जाता. उस औरत को सिर्फ शरीर के रूप में कि ये अकेली है, ये खूबसूरत है, ये जवान है, या ये किसी तरह से बहलाई बरगलाई जा सकती है, या इसको कैसे इमोशनली या सोशली आप इम्प्रेस करके अपने फिजिकल जो है कर सकते हैं आप. हाँ, बस ये चीज. अभी कल भी मेरे पास एक ऑफर इसी तरह का आया कि भाई आप ना बहुत अच्छे हो, ये है वो है, और आप इलेक्शन लड़ो, हम आपकी मदद करेंगे. और अगले 10 सेकंड में उन्होंने मेरे को शादी का ऑफर दे दिया. तो मैंने कह दिया कि कोई बात नहीं, आप आके मेरे को ढूंढ लो, मैं जहाँ रहती हूँ, फिर बैठ के बात करेंगे शादी की. तो ऐसी चीजें होती है. अभी कोई एक 60 साल का बच्चा भी वो कह रहा था कि मैं 60 साल का ही हूँ बस, लेकिन आपसे शादी करना चाहता हूँ. तो ये एक मेंटेलिटी है, एक मैं साइकोलॉजिकल बीमारी मानती हूँ कि वो साइकोलॉजिकल रूप से मनोविकार आ चुका उनके दिमाग में, कि जैसे ही औरत देखी, कोई भी औरत, मैं ये नहीं कहती सुंदर है नहीं है, रूप कुरूप, जवान है, बूढ़ी है, बच्ची है, वो उनके लिए मैटर ही नहीं करता. उनके लिए सिर्फ औरत होती है, और उनके अंदर एक जो मनोविकार है वो तुरंत जागृत हो जाता. तो एक ये मैंने बड़ा चीजें देखी. दूसरी, जब आप प्रोफेशनल या कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो वहां पर भी कई बार आपके लिए ये चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है. आप अपना सीधा सीधा काम भी सीधे तरीके से नहीं कर सकते हो जी. फिर इसमें सिस्टम की सारी चीजें पोल खुलने वाली चीजें आ जाती है, कि या तो आपकी एनर्जी से, और आप इतने एक्टिव हो कि उनके सिंहासन डोलने लगते हैं, कि अगर अब ये पर्सन काम करेगा तो ये क्रेडिबिलिटी ले जाएगा, सारा जो है श्रेय इसको मिल जाएगा, और आगे के लिए काम सारा इसको मिल जाएगा, और आप दरकिनार हो जाओगे. तो ये मैंने बड़ा देखा है. और ये सामाजिक और पारिवारिक और प्रोफेशनल तीनों जगह पे मैंने ये चीजें महसूस की है, कि जब आप एक अलग एनर्जी के साथ कहीं अपीयर करते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो अपीयरेंस है वो नोट की जाती है, लेकिन जो पहले से वहां लोग मौजूद है, प्रेजेंट है, वो इस चीज से बड़ा डरे घबराए हुए होते हैं कि अरे अब कहीं हमारे सिंहासन ना डोल जाए, हमारी कुर्सी पे आंच ना आ जाए, या हमने जो झूठा अपना वो बना रखा है, एक ओरा बना रखा है, या अपना प्रभाव बना रखा है, जो तमाम तरह के अपने जो अब अगर हम थोड़ा सा इसको डाइवर्ट करके लेके जाएं, जैसे हमारे तमाम बाबा जी महाराज जी होते हैं जो गद्दियों पे आसीन होते हैं, वो कुछ भी कहते हैं तो उनको अनुयायी चाहिए कि उन्होंने जो कह दिया वो सर्व सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उन्होंने जो कह दिया तो वही पाप है, वही पुण्य है. और जो किसी ने, ज्योति ने, किसी संतोष ने लॉजिकल ये पूछ लिया, महाराज जी ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है, फिर इनको टाटा बाय बाय करो. वो लॉजिकल चीजें बर्दाश्त, हाँ, लॉजिकल चीजें बर्दाश्त नहीं होती है. मैंने ये चीजें बड़ी महसूस की, सफर की. हर कोई मदद के लिए आता है, लेकिन जब हम पूछते हैं भाई इसके एवज में
बीइंग अ ऑस्ट्रेलिया। फीमेल तो मेरे को बहुत कुछ अचीवमेंट है, बहुत कुछ आज भी इतने सारे ऑफर है कि आप फला पार्टी में ये पद पे आ जाओ, फला ऑफिस में इस पद पे आ जाओ, फला हमारी कंपनी में इस पद पे आ जाओ। बदले में बीइंग अ फीमेल अगर हम आपको यूज कर सके, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही हूँ, बीइंग अ फीमेल हम अगर आपको यूज कर सकते हैं तो हमें सिर्फ आपसे इतना चाहिए। और मेरा यहाँ पर एक ही जवाब होता है कि मेरी वैल्यू तब तक है जब तक मैं आपके बेड पे या बाहों में नहीं आती। सही बात। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब तक आपको कोई चीज अचीव नहीं होती, उसको अचीव करने का, पाने का, या आपको जुनून होता है, या कि भाई मैं एक अपने उसमें ये पंख एक और ऐड करूं कि मैंने इस मैडम के साथ या इस फीमेल के साथ या इतनी फीमेल के साथ मैंने शारीरिक संबंध बनाए हैं, संभोग किया है, या मैंने इतनी औरतों को पटा लिया, जो हमारे यहाँ बड़ी टपोरी सी लैंग्वेज में कहा जाता है। तो ये चीजें होती है। मैंने अभी तक ये देखा, अभी तक मेरे को बीइंग अ फीमेल बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन बीइंग अ पर्सनैलिटी, बीइंग माय पर्सनल थॉट, या बीइंग अ माय हार्ड वर्क, मेरे को अभी तक कोई ऑफर या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक नहीं मिली है कि भाई हाँ, अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से, अपने एफर्ट से आपने जो कर लिया वो कर लिया। ये और आपने ये बहुत बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। ये मैं आपको एक जो आपने मुझे पूछा कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, पिछले हफ्ते मैं अपनी उसमें काउंसलिंग सुपरविजन में थी। जैसे मैं रजिस्टर्ड काउंसलर हूँ यहाँ, तो हमें अपने रजिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए सुपरविजन के कुछ आवर्स करने होते हैं। तो मेरा सुपरविजन सेशन था, तो मैं अपनी सुपरवाइजर के साथ थी। वो ब्रिटिश के हैं, शी इज अ लेडी, शी इज फ्रॉम यूके। तो जो सवाल आपने किया, मेरे क्लाइंट के साथ यही यही प्रॉब्लम था। वो शी वाज गोइंग इनटू डिप्रेशन, तो हम वो केस डिस्कस कर रहे थे। तो जो आपने कहा वो आपके लिए भी सच है, वो ऑस्ट्रेलिया भी सच है, और वो जो इंग्लैंड में बैठी हैं वो उनके लिए भी सच है। तो ये यूनिवर्सल सच है कि बहुत से अमूमन तौर पे अगर आप अकेले हैं, तो कुछ लोग पढ़ते हैं कि यहाँ एक बोर्ड लगा है, उस पर अवेलेबल लिखा हुआ है, और आप ट्राई करें। ये हाँ, आपने बहुत ही बस सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस किया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतना ओपनली इस पे बात की, ताकि जो लोग अभी इस कंफ्यूजन में होंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है, शायद मेरे अंदर कमी है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कमी है। ऐसा भी हो सकता है आप जिस एनवायरनमेंट में है वो कंजीनियल ना हो। तो जैसा मैं अपने मेंटल हेल्थ में हमेशा ही बताती हूँ कि अपने आप को सॉरी सॉरी बोलने से पहले ये जरूर देख लेना कि गलती तुम्हारी है भी या नहीं, कहीं तुम्हारी गिल्ट कंडीशनिंग तो नहीं हो रही। तो हमारे तो कल्चर में भी बहुत ज्यादा गिल्ट कंडीशनिंग हुई रहती है, तो हम अक्सर ही अपने आप को गलत माने रहते हैं। मैं बिल्कुल उससे एग्री करूंगी। सो मूविंग फॉरवर्ड, आपके लाइफ में वो कौन सी सबसे स्ट्रॉन्ग कोर वैल्यू है जिसने आपको हमेशा ही इंस्पायर किया है आगे बढ़ने के लिए? देखिए, इसमें मैं ये बात कहती हूँ, जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरे आइडियल ये है, मेरे आइडियल वो है। जी जी। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि आपका जो भी आइडियल होता है वो आप खुद ही होते हो। जी भले आपको वो पहचान में आए ना आए, वो आप बहुत देर से पहचाने या ना भी पहचाने, लेकिन जब तक आपके अंदर कोई चीज को करने की इच्छा नहीं होती है, तब तक आप उस चीज को नहीं कर पाते हो। जी। सरवाइव करने के लिए अगर फाइनेंशियली चीजों की आप बात करो, वो एक अलग है, उसको छोड़ देते हैं हम, जी। कि वो सभी को करना, वो कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह से है कि सरवाइव करने के लिए आपको मजदूर है तो मजदूरी करनी पड़ेगी, आप प्रोफेसर हो तो आपको प्रोफेसरी करनी पड़ेगी, ठीक है, आप अगर मिनिस्टर हो तो आपको वो मिनिस्ट्री करनी पड़ेगी। सही बात। लेकिन जिस चीज के लिए आप बात करें, वो जो इंस्पिरेशन है या वो चीजें हैं, वो इंटरनली होती है। जैसे जैसे आपके जीवन में घटनाएं घटित होती है, जी आपका निर्माण होता है, उसी जी। चीज से आप नेगेटिव भी चले जाते हो, पॉजिटिव भी चले जाते हो। आपने कहीं ना कहीं ये चीजें देखी होगी, आपका प्रोफेशन था, लेकिन प्रोफेशन के बाद बाद भी मैं आपको देख रही हूँ कि आप बहुत फ्री में ये अपनी सेवाएं देते हैं, लोगों जी को काउंसलिंग करते हैं, मीटिंग जूम पे भी आप लाइव आते हो, वैसे भी हेल्प करते हो, मैसेज के थ्रू भी हेल्प करते हो। तो ये कहीं ना कहीं वो चीज है कि उस चीज को, उस दर्द को आप कहीं समझ पा रहे हो, या आप इंटरनली उस चीज को, गॉड गिफ्ट आपको मिला हुआ है कि आपके अंदर वो ह्यूमिलिटी का जो फैक्टर था वो कहीं ना कहीं से आया है। तो मेरे को यही फील होता है कि ऑटोमेटिक मेरे को जब कोई चीजें समझाता है ना, जी। मैं थोड़ा ओशो को सुनती हूँ, जी जी। तो ओशो 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 को भी मैं सुनती हूँ, सुन के ओशो को फिर मैं खुद उस पे लॉजिकल सोचती हूँ। ओशो जी को भी ये नहीं कि मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं सुनती जी। हूँ, बीके शिवानी जी को सुनती हूँ, मैं आचार्य प्रसाद जी को सुनती हूँ। जी ओशो जी। में अष्टवक्र गीता लिखा हुआ है, तो अष्टवक्र गीता को मैंने अभी पूरा पढ़ नहीं पाई, थोड़ा सा कुछ पढ़ा है, तो वहां जी पर मैं खुद ओशो को भी लॉजिकल
सोचने लग जाती हूँ। तो जी मेरे को जी जब कोई किसी चीज के लिए ये कहता नहीं आप ये करो वो करो वो करो, तो मेरे को कई बार उस वाली वो कथन याद आ जाती है, मेरे को हंसी आने लग जाती है अपने आप ही। अच्छा जी ठीक जी है। हे गुरुदेव, अभी तक धन्य पुरुष आप कहाँ थे? हे माता, अभी तक आप कहाँ थी? ठीक है। जी मेरे मेरे साथ ताजुब ये था, मेरे को कई बार मेरे स्टूडेंट मेरे को समझाने लगते हैं। जब जी आप ज्यादा उस लेवल पे आते हैं ना कि जब काउंसलिंग या उस चीजों को हम समझ रहे हैं, तो मेरा है कि हम बच्चों को उस चीज को समझें, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी चीजें दें, फ्रीडम दे कि वो खुल करके हमसे डिस्कस कर सके। मेरे जी बहुत जी सारे स्टूडेंट जो एक टीन एज के होते हैं, 9 से 12 क्लास तक के बच्चों को मैं पहले पढ़ाती थी। अब हम जो मैं डाइट इंस्टीट्यूट में हूँ, वहाँ पर हम पॉलिसी मेकिंग और करिकुलम को फ्रेमवर्क करते हैं, पेपर वगैरह बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, जी टीचिंग मेथड डेवलप करते हैं। उससे पहले बच्चों से मेरा सीधा इंटरेक्शन था, तो वहां पर बच्चों से इंटरेक्ट करती थी, तो वो बच्चे अपने अंदर की चीजें बताते थे। जी जी अच्छा, बताते बताते वो अपने आप को इतना समझदार समझने लगते थे, कई बार मेरे को ही समझाने लगते थे, मैम आप ऐसे करो, मैम आपको ऐसे करना चाहिए। मैम मजा जाए, ठीक है। तो वहां वहां पर मैंने देखा कि हाँ भाई, अगर मौका मिले, एनवायरनमेंट मिले या चीजें हो, तो आपके अंदर की कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको आपने सुना ज्योति जी, आप रामायण पढ़ाते हो कि हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते हैं, यस उनको अपनी शक्तियां याद दिलानी पड़ती है। तो इसी तरह से हनुमान जी हम सबके अंदर है। सही बात हम सब अपनी शक्तियां, अपनी चीजें भूल जाते हैं जब हमें मोटिवेट किया जाता है या कोई टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। मेरे को उन बच्चों ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो कि शायद कभी उनकी फैमिली को या कहीं पर भी किसी को पता नहीं चलती, और उन हम्म बच्चों को काउंसलिंग के थ्रू उन चीजों से निकाला गया है जो प्यार में, टीन एज में अट्रैक्शन में पड़ जाते हैं, जिनसे उनका फ्यूचर स्पॉइल हो जाता है। 150 जी से ज्यादा उन बच्चियों को, लड़कों को, लड़कियों को मैंने निकाला है कि काउंसलिंग करके। धीरे जी धीरे लंबा प्रोसेस होता है, इसके लिए आपको पर्सनल पेन लेना पड़ता है कि भैया आप पर्सनल एब्सोल्युटली चीजों को टाइम भी दोगे, उनको बार बार समझाओगे, जी उनके पेरेंट्स से भी बात करोगे, दूसरे स्टाफ से भी आपको बात करनी होती है। तो कोई ऐसी चीजों को, इनसे धीरे धीरे आपको अपने आप एक ये जो है ना, आपके अंदर एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। जब आप किसी चीज को सोल्व करने लग जाते हो ना, तो हर चीज का एक नशा हो जाता है। मेरे को भी हम्म ये एडिक्ट होगी मैं इन चीजों की, कि भी मेरे को चाहे कुछ भी किसी की प्रॉब्लम सोल्व हो रही है या किसी की मेंटली जो है रिलैक्सेशन जिस किसी को मिल रहा है, तो वो मेरे लिए एक बूस्टर का काम करता है। वो एक एक करके बहुत सारी चीजें ऐसी कि जिनकी कोई प्रॉब्लम थी, कुछ मेरे भाई ऐसे थे दो चार जिनको फाइनेंशियली ऐसा आया कि एकदम से लॉस हो गया कई जी करोड़ का। अब उनके पास ये होता कि अब मैं सुसाइड कर लूं, तो हम्म उनकी बार बार काउंसलिंग करके, उनको सुन करके, जब आज वापस वो 4 5 6 साल बाद खड़े होकर के वापस सेटल हुए हैं और थैंक यू बोलते हैं, तो बड़ा खुद पे प्राउड महसूस होता है कि ये कहीं ना कहीं अंदर चीजें थी, वो कुदरत आपको प्लांट करती है। ज्योति जी, आप एग्जैक्ट अपना कुछ काम नहीं कर रहे हो, कुदरत ने आपको प्लांट किया हुआ कि ज्योति जी ये काम करेंगी। इसी तरह मैं भी ये मानती हूँ, कुदरत ने मेरे को प्लांट किया हुआ है कि भाई आपका ये काम था, गलती से आप मिसप्लेस हो गए थे वहां पे, वहां से कुछ काम किया आपने। आपकी एक बेटी है, तो वो बीइंग मदर में इन चीजों को फील कर पाई कि एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक फीमेल की जो परिपूर्णता जिसको हम कहते हैं, पूर्ण फीमेल कैसे बनती है। फिर मेरी लाइफ में जैसे ये घटना घटी, तो मेरे को ये एहसास हुआ कि संतोष भी कोई है। ये तो, मैं जी तो मेरे पापा की बेटी थी, किसी टाइम तक मेरे दादा की पोती थी, मेरे पापा की बेटी थी, फिर मैं अपने ससुर की बहू थी, फिर मैं अपने हस्बैंड की वाइफ थी, और कल को अगर बेटा बेटा होता, तो मैं सिर्फ उस बेटे की एक माँ तक ही सीमित रह जाती। तो जी वो चीजें आपके मैं हमेशा ये कहती हूँ, प्लीज नेगेटिव मत लिया करो अपने जीवन की बुरी सी बुरी घटना को भी आप नेगेटिव मत लिया करो। वहां पर भी कोई ना कोई कुदरत के संकेत या चीजें होती है कि आपको सरवाइव करने का अगला चांस आपको कुदरत देती है, और ये आपके अंदर है। जी मैं इतना ही समझ पाई हूँ, अभी तक मैं समझ नहीं पाई हूँ, मैं जीवन को भी नहीं समझ पाई हूँ, मैं कुदरत प्रकृति को भी अभी नहीं समझ पाई हूँ। मैं इतना ही समझ पाई हूँ कि जो चीजें हैं वो आपके अंदर है, यहाँ से चीजें चलती है। जब भी आप गलत करने चलते हो ज्योति जी, आपकी यहाँ और यहाँ एक बार आवाज आती है। एब्सोल्युटली आपको मैं थोड़ा सा जवाबदेही है, दूसरा आपको सा जवाब देना ही पड़ेगा देना ही पड़ेगा। जी हम आज ऐसे समाज में रहते हैं कि वहां सरवाइव कर नहीं सकते झूठ बोले बगैर, ये भी सच है ईमानदारी से। कहीं ना कि कहीं तो हमारा समाज जवाबदेही ही ऐसा। देनी पड़ेगी। सो आई थिंक हाँ द हाँ। पीस एंड ऑनेस्टी जो आपके कोर वैल्यू है वो मुझे मुझे इतनी समझ में आई। एंड आई थिंक इट्स बीन इतना इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, मेरा मन करता है मैं इसी के बारे में आपसे और पूछती रहूं, पर मैं थोड़ा सा आगे चलूंगी कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काफी काम किया और आपने अभी आपके अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं वुमेन एम्पावरमेंट के।
जब आप ये वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, लोगों को मदद कर रहे थे, तो आपने उनके लाइफस्टाइल में किस किस्म के बदलाव देखे? एक तो मैंने है ना, महिलाएं निकल के आ रही है अब। हम्म। जो हेजिटेशन थी कि अपनी बात को, एक तो ये कहते हुए हिचक हो रही थी उनको कि हम अकेले हैं, तो वो हम्म। बिंदास इस चीज को अब एक्सेप्ट कर रही हैं। जी। दूसरा जो वो एक, अभी मैं कल परसों भी किसी सिंगल मदर से ही बात कर रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसे ऐसे मेरी एक सिंगल बेटी है और मैं ऐसे थोड़ा सा डरी हुई हूँ। मैंने उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग की बात की, तो वो जो बाहर निकलने का एक डर था कि अकेली औरत बाहर नहीं निकल सकती, जी। वो डर मैंने उनके अंदर से खत्म होते देखा। शुरू में 2 में, 3 में, 4 में हम ग्रुप में निकले हैं, अभी 5 महिलाएं हैं, चलो 5 महिलाएं चलते हैं, 4 महिलाएं, चारों महिलाएं निकलते हैं, आपकी बेटी मेरी बेटी, हम निकलते हैं। फिर जब वो एक बार, 2 बार, 10 बार जब उन्होंने मेरा देखा, और मेरा बार बार सोशल मीडिया पे मैं रील वगैरह भी डालती रहती हूँ, मैं रात में भी ड्राइव कर रही हूँ, मैं दिन में भी ड्राइव कर रही हूँ, और जी। ड्राइविंग का मेरा चलता ही रहता है। जी। तो उसकी वजह से ये है कि भी मैंने ये देखा कि अब वो खुल के, जो है ना, खुल के इस चीज को हम्म। एक्सेप्ट कर रही है, इसको ये नहीं मानती। जैसे अभी था ना कि गिल्ट फील करा जाता कि टैबू अगर है, मैं हाँ। सिंगल हूँ तो, हाँ, कि इसमें मेरी गलती है, परिवार में, जी। सोशल में। अभी मैं पीछे देख रही थी, एक सोशल मीडिया पे आ रहा था, किसी बेटी का तलाक हुआ तो उसके पापा उसको ढोल ढाल बजाते हुए माला वगैरह पहना हम्म। के लेके आई। तो जी। ये एक मैं पॉजिटिव इस तरह के परिवर्तन, अब पेरेंट्स जो है बच्चियों को ये देख कर कि भी अगर उसकी बच्ची का वहां सर्वाइव नहीं हो रहा है, लड़की का, औरत का, किसी का, तो वो उसको आसानी से, मतलब प्रेशराइज करने की बजाय कि भी उस फैमिली में उस तरह से आप चीजों को सहन करते हुए रहें। एक जो अलग होने का तरीका है, या उनको बार बार, पहले ये होता था कि उसको महसूस कराया जाता था औरत को कि भी ये तलाक शुदा है, या इसने तलाक ले लिया, या इसने ऐसा कर दिया तो इसमें कोई गुनाह कर दिया। अब फीमेल खुद इसको ईमानदारी से सोशली इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, इस टैग को एंजॉय कर रही है। जी। जी। जो ये या। टैग है ना, इस टैग को एंजॉय कर रही है। मैंने ये बड़ा बदलाव एक औरतों में देखा। औरतें सेल्फ डिपेंड होके, यहाँ यहाँ हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ, हरियाणा में गाड़ियां जो चलाने लगी, अपने सेल्फ जो काम करने लगी, अब वो बार बार ये नहीं। पहले कई कई औरतों का मैंने देखा था, मेरे साथ की महिलाएं सिंगल है, वो किसी भी वजह से, किसी का देखो हस्बैंड एक्सपायर हो गया, या किसी वजह से किसी का डाइवोर्स हो गया, या कोई और भी घटना होगी, तो वो हर चीज पे अपने भाई पे या किसी पेरेंट्स की तरफ से वहां डिपेंडेंट रहती थी। अब वो जी। जी। इंडिविजुअली अपने सारे काम करने लग गई है। यस। ये मेरे को बड़ी खुशी होती है। और दिस इज सो वो ब्यूटीफुल। कहीं ना कहीं, हाँ, एक मैडम थे, वो एक बार स्कूटी चलाने लगे तो वो कहीं गिर गए होंगे, तो उनके हस्बैंड ने उनको डांट दिया और बोला कि आज के बाद स्कूटी मत चलाना। वो मेरे पास आए, मैं कह रही बहन कोई बात नहीं, चलो अभी ग्राउंड में सिखाते, 2 दिन मैंने प्रैक्टिस अपनी स्कूटी से कराया। अब वो जब भी मिलते हैं तो उस इंसिडेंट को, कि संतोष तूने मेरे को जिंदगी जीना सिखा दिया। अब मैं मार्केट में स्कूटी भी, गाड़ी भी सब लेके जाती हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो कि मेरे को बूस्ट करती है कि हाँ। एक और फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड उनको 3 बार गाड़ी चलाना सिखा चुके थे। जी। और क्योंकि वो हस्बैंड का फिर पेशेंस नहीं होता ना, वो सोचते कि मैं ही परफेक्ट हूँ, मेरे को ही आता है, ठीक है, ये फिर से भी हस्बैंड को तड़ाक से लगेगा, ठीक है, तो हाँ। लगो भाई, लगना भी चाहिए, लगने वाली बात है, आपको तड़ाक लगना चाहिए। हस्बैंड जब भी स्कूटी या गाड़ी अपनी वाइफ को सिखाते हैं, तो वो बड़ा यूं सोचते हैं बस मैं ही सहनसा हूँ, मैं हैवी ड्राइवर हूँ, बस मेरे को ही आती। तो वो उनके कॉन्फिडेंस को है ना बनने ही नहीं देते। थोड़ी सी सही गलती बात। गलती होती है, कैसे चला रही है, ऐसे कैसे कर दिया, ये क्या, तो उसको बस, और फिर आज के बाद मत चलाना, उनका हाँ। लास्ट है कि आज के बाद मत चलाना। तो वो ठीक है। उनका जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं होने देती। मैंने ऐसे ऐसे कम से कम भी 15-20 महिलाओं को गाड़ी सिखाई है, स्कूटी सिखाई है, जो जी। आज बड़ा मेरे को एक रिस्पेक्ट से, उससे हर बार जब भी मिलते हैं तो मेरे को लगता है कि वही फिर मेरे अंदर वो हनुमान जी वाली फीलिंग जागृत हो यू जाती हैव है। गिवन देम विंग्स, पंख दे दिया, अब वो उड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार आपने मेरे को इस टाइप से नवाजा भी जाता है कि ये बिगाड़ रही हो तो नहीं, आपने मुझे मैं याद कई, दिला दिया। मैं जब एचयू में थी हाँ, तो मैं बजाज चेतक चलाया करती थी। हाँ तो जी, मैंने बहुत राजगुरु मार्केट में बजाज चेतक चलाया है। सो हाँ, तो इट ये चीज है ना, सही से आ गया तो ठीक है, अगर बाई चांस आप गिर जाते तो पापा दोबारा उठाने नहीं देते कि नहीं अब तो नहीं चलाएगी, अब ये तो रहता आज के है। बाद नहीं चल। हाँ, और सही। मेरे को, जैसे मैं कई बार स्कूल में काउंसलिंग करती हूँ, कई सेमिनार जैसे हम करते हैं, तो मेरे को कई बार ये भी ब्लेम किया गया, ये लड़कियों को बिगाड़ रही है, ये लड़कियों को उग्रवादी बना रही है, ये लड़कियों को सोच को मतलब एग्रेसिव कर रही है। जबकि मेरी हर बात से हर महिला, हर लड़की सहमत हो रही है। क्योंकि जी। देखो, हम और आप बात क्या कर रहे हैं, बात वो कर रहे हैं जो उनके अंदर की बात है, जो वो कह नहीं पा रहे, अपने आप को जी। एक्सप्रेस नहीं कर पा रही भाई। हमें इंसान तो समझ लो, मेरी एक ही मांग है
सही बात है, कि सेकंड ये क्लास है कि सिटीजन हमें नहीं सिर्फ, है हम, वी आर हाँ, इक्वल हमें विद इंसान एवरीबॉडी। समझ लो। जी आपने एक बार हमें आधी आबादी कर दिया, एक बार नारी सर्वत्र पूज्यते रमनते तत्र देवता, जहाँ पर नारी पूजी जाती है वहाँ देवता निवास करते, आपने हमें देवी भी बना दिया और फिर कहते हैं इष्ट, चलो तुम कुछ नहीं हो। ये दोहरी मानसिकता मेरे को खटकती है कि बिल्कुल। हमें इंसान समझ लो बस। सही। बराबर बराबर भी सारी अपने आप हो जाएगी, हमें सिर्फ इंसान का दर्जा दे दो, इंसान समझ लो, जी बराबरी तो अपने आप ही हो जाएगी। सही बात है, ब्यूटीफुल। तो इसी कंटिन्यूएशन में मेरा आपसे अगला सवाल है कि आज के समाज में, जो कि हम इतना डेवलप्ड समाज है, मतलब हमारे एजुकेशन भी आ चुकी है, डिफरेंट फील्ड्स पे है, लड़कियां अकेले सब काम भी कर रही हैं, आपको कौन क्या लगता है कि सबसे बड़ी जो चुनौतियां लड़कियों के सामने आ रही है वो क्या है? लड़कियों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, वो लड़कियां खुद ही है। उनकी जो परवरिश हम्म। जिस तरह से की गई है ना, जी उनकी जो खुद की मेंटेलिटी है ना, जी। वो सबसे बड़ी खुद के, चाहे ग्रोथ में कहो चाहे वो इक्वेलिटी का कहो, उसमें जो सबसे बड़ा बैरियर है वो उनकी खुद की मेंटेलिटी है। वो जी अपने आप को पहले एज्यूम करती है कि मैं औरत हूँ, लड़की हूँ, मैं कमजोर हूँ, जी। जी। मैं मेंटली कमजोर हूँ, हम्म। मैं डिसीजन ले ही नहीं सकती हूँ। मेरे लिए आज भी डिसीजन मेरा पापा या मेरा भाई लेगा, मेरे जी हस्बैंड डिसीजन लेंगे, मेरा बेटा डिसीजन लेगा। तो जब तक हम अपना डिसीजन अपने यहाँ पर बोझ नहीं डालेंगे, तब तक हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सही बात। लड़कियां जितनी भी पढ़ी लिखी है या जितनी अर्निंग लड़कियां, मेरे को एक लड़की को बता दे कि अपनी अर्निंग का वो 10% भी अपनी मर्जी से अगर खर्च करती हो तो वेरी नहीं डीप, मिलेंगे। वेरी डीप। 10% भी, ज्योति जी मैं कह रही हूँ, अगर 10% वो हर महीने अपनी, अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रही, 10,000 रुपए अगर अपने आप अपनी मर्जी से अपने ऊपर खर्च कर रही हो, तो मैं उसको बड़ा अचीवमेंट मानूंगी। नहीं, वो क्या है, देखो अब ये मैं असली महिलाओं के असली आपके सामने पेश करूंगी कि वो क्या है कि हम गए भागे भागे नौकरी की, सैलरी आ गई, एटीएम मैंने हस्बैंड को पकड़ा दिया और उनसे जो पॉकेट मनी या जेब खर्च की तरह पॉकेट से दो जेब हजार खर्ची पांच हजार मांग रुपए रही। हाँ किराया भाड़ा मिल गया, या 2-3 महीने में एक सूट के लिए मेरे को 2,000 रुपए मिल गए, जूते के लिए मिल गए, तो मैं इसको बड़ा अचीवमेंट मान रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मेरे को खर्चे के लिए पैसे दे देते। हैरान होती हूँ मैं इस स्टेटमेंट से, हैरान होती हूँ कि आपके हस्बैंड आपको दे देते हैं, आपकी सैलरी में से आपके हस्बैंड आपको वेरी खर्चे के वेरी लिए दे देते हैं। इम्पोर्टेंट। संतोष जी, आप जैसे जो लोग वेस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात आपको बताऊंगी इसकी कंटिन्यूएशन में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट किया। जैसा कि मैं मेंटल हम्म, हेल्थ और डोमेस्टिक वायलेंस के एरिया में काम करती हूँ, हम्म, इंडियंस लड़कियां, ज्यादातर मेरे क्लाइंट्स इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हैं, हाँ डिफरेंट हाँ डिफरेंट हाँ। एरियाज में भी हैं। वो यहाँ आई हैं, कहने को तो आप हम्म, वेस्ट में हो, आपने वेस्टर्न कपड़े भी पहन लिए, आपने अंग्रेजी भी बोल ली और आपने स्लर्पियां भी पी ली, आप माचा चाय पी रहे हो, आप 8 घंटे की शिफ्ट लगाते हो और सैलरी जॉइंट अकाउंट में जाती है, जिसका कार्ड भी आपके पास नहीं है। आप मुझे बताइए, जब ऐसे ही रहना था तो इतनी दूर आके क्यों धक्के खाने थे? सो और वो पॉकेट मनी इज लाइक, जो कोरेसिव कंट्रोल है उसमें वाकई में दयनीय स्थिति है। वही तो कह रहे, जब तक आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, फिर आपको बिचारी बन के रहना है, तो फिर क्यों पढ़ाई लिखाई, क्यों नौकरी, फिर आप एक हाउस वाइफ की तरह आराम से शांति से घर पे रहती। एक्स्ट्रा बर्डन, मैं हमेशा कहती हूँ, कपड़े पहनने से आप मॉडर्न नहीं होते, आप अंधा अनुसरण करने से कि आप वेस्टर्न लोगों को फॉलो कर रहे, दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे हो, बेहुदी चीजें कर रहे हो, बेहुदी हरकतें कर रहे हो, और आप इसको मॉडर्नाइजेशन कह रहे हो, तो मैं कहीं ना कहीं ये उनका जो है ना, कहीं मेंटल लेवल का जो है ना, क्या बोलते हैं, डाउनफॉल मानती हूँ मैं इसको, कि ये एब्सोल्युटली। आप आप तो कुछ नहीं हो, आप तो उन अनपढ़ों से भी गए गुजरे होगे, कि कम से कम मेरी दादी अनपढ़ थी लेकिन वो डिसीजन अपने खुद लेती थी। सही ठीक बात। है, वो बेटर थी। तो ये चीजें, हम्म। मैं कई बार ऑफिस से जा रही होती, कहीं जा रही होती, मैं कहती चलो यार आज है ना आधा घंटा वहां रुकते हैं, पकौड़े खाएंगे, मौसम बरसात का होगा, चाय पियेंगे। तो जब कोई फीमेल ये कहती है मैं हस्बैंड से पूछूंगी, परमिशन लूंगी, या मेरे हस्बैंड ने परमिशन दे दी, तो ये कई वर्ड जो है ना मेरे को खटकते हैं। यार हम्म। आप पूरक हो, हस्बैंड वाइफ हो, बहुत अच्छी फैमिली, एक बहुत खूबसूरत चीज है, ठीक है, इसके बगैर हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, अपनी कुदरत की, दुनिया की, संसार की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपके हस्बैंड आपसे परमिशन लेके चाय पीने जाते हैं? सही अगर बात। हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, क्या वो आपको, इवन आपको वो ये बता के भी नहीं जाते, वो ये कहते हैं हाँ यही हूँ, आ रहा हूँ 2 घंटे में। हम्म।
तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि मैं 1 घंटे में आ रही हूँ, 2 घंटे में आ रही हूँ, मैं फला फला के साथ में, या चाय पी का प्रोग्राम बन गया हमारा, या आज एक कोई किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी थी, वहाँ म्यूजिक का प्रोग्राम था, तो वहाँ 2 घंटे बाद में आऊंगी, नहीं। और हम्म। जिस दिन किसी दिन मतलब उनको ये है कि वो पूछ के आती हैं, किस तरह से पूछ के आती है, जब आती है तो वो बड़े प्राउड के साथ, यूँ बड़ा प्राउड इसको, तो मेरे को नहीं समझ में आया कि ये चीज अभी मेंटेलिटी क्या है, किस तरह से लोगों की। अभी मैं कल भी देख रही थी, आज भी देख रही थी कि वो कह रहे हैं कि भी पहले औरतें हैं, आज भी मैं कई औरतों को जानता हूँ जो दारू पीता उसका पति और उसको पीटता, और फिर भी वो घर बसा लेती हैं। और कुछ हम्म। औरतें ऐसे आदमियों के साथ भी घर नहीं बसा पाती जो इलायची खाते हैं। मैंने कहा भाई तू उस चीज तक नहीं पहुंच रहा है, समझ, मतलब एक आप किसी चीज को बर्दाश्त कर रहे हो, वो भी एक अचीवमेंट है। हाँ, ग्लोरीफाई, सेक्रीफाइस तो ग्लोरीफाई कर दिया ना। माँ हाँ, है तो सेक्रीफाइस पराठे वो बनाएगी, माँ है तो सुबह उठेगी, माँ ही तो है। माँ है, माँ है। हाँ, तो वही माँ वही है ना, बीवी सर, अगर मार इसको खा इतना रही, माँ, ग्लोरीफाई कर दिया है कोई कि बेचारी रोज मार खा रही है, कोई पत्नी रोज मार खा रही है, वो रोटी नहीं खा रही, वो रोटी की जगह पिटाई हुई उसकी, फिर आपका समाज कहाँ, आप उसको छुड़ाने क्यों नहीं जा रहे हो? जो मार रहा है उसको वापस मार क्यों नहीं रहे हो? आपने आपने ह्यूमैनिटी कहाँ पे है? आप उस इंसान को क्यों नहीं कर रहे, कैसे मार रहा है, इसको क्या दिक्कत है, ऐसे नहीं चलेगा। ये चीजें क्यों नहीं कर रहे हो भाई तुम? जिम्मेदारी आती है ना। गोइंग बैक टू जो आपने सबसे पहले बात की थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर कोई तो ये अगर चीजें जब तक औरतें औरतें बेचारी खुद बनी रहना चाहती है, मेरा ये मानना, जब तक आप बेचारी बने रहोगे, तो फिर देखो मैं यहाँ इस मामले में पुरुषों का दोष नहीं देती, क्योंकि आप बेचारी बने रहोगे तो आपके आपके हिस्से का जो जिम्मेदारी ले रहा, फिर उस बेचारी का फायदा उठाएगा वो, सीधी सी सही, बात है। सही। और कौन सी नंद आदमी है और कौन सी सास आदमी होता है, बताओ। बिल्कुल। देखा आज तक? देखा नहीं नहीं। एक आदमी सास था और उसने अपनी बहू को टॉर्चर किया। तो मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हाँ, बहुत बहुत केसेस में ऐसा डेफिनेटली है कि महिलाओं का भी इसमें एक योगदान रहता है। तो अब नहीं मैं मैं आपके जितनी जी। सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ कि अच्छा। जितनी दुर्दशा महिलाओं की है, उनके लिए 80% खुद महिलाएं जिम्मेदार है, 20% पुरुष जिम्मेदार है। जी। बड़े आंकड़े ऐसे ऐसे निकल के आए हैं, ऐसे ऐसे आंकड़े निकल के आए हैं कि आप हैरान हो जो कि मैंने कहा ना, मैं इंटीरियर में, बड़े इंटीरियर में जहाँ लोग पहुंच नहीं पाते, और बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी में मैंने लोगों को देखा कि जो बड़ा अच्छी सैलरी है, जिनका पैकेज है, बहुत अच्छी हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, और वो उसका हस्बैंड उसको सिगरेट से उसकी वाइफ को जला रहा, और उसकी माँ या उसके घर की कह रही कोई ना, घर चल रहा, गृहस्थी चल रही तो चला ले। अरे हम्म। उसकी लाइफ को नरक क्यों बना रखा, कमा के एक औरत लेके आ रही है, और उसको उसका हस्बैंड निठल्ला बैठा, हस्बैंड उसको मार रहा, पीट रहा, दारू पी के उसी के पैसे से। और हम्म। आप उसी औरत को, लड़की को ये कह रहे हो कि नहीं नहीं कोई ना, गृहस्थी बचा ले चला ले। तो ये कौन से टाइप की गृहस्थी बचाना चलाना है, और किस तरह का, मतलब उस लड़की का मेंटली टॉर्चर हम एज ए सोशल बोल के या फैमिली बोल के उसका टॉर्चर कर रहे हैं। सही बात। हाँ, ये जो यार्ड स्टिक्स हैं, ये समाज के सेट किए हुए हैं और उनसे बाहर निकलना जरा मुश्किल है। सोच सोच बदले बिना कुछ होगा नहीं, और ये इतनी पुरानी है कि इतनी आसानी से बदलेगी भी नहीं। जैसा कि आपने पहले कहा, खड़े तो खुद ही होना पड़ेगा, और दूसरा तो बैसाखी पकड़ा के जाएगा। तो आपने एक, मैं बहुत ही इम्प्रेस हुई थी, आपने एक प्रोजेक्ट किया था स्लम्स एरिया में और रूरल एरियाज में यंग गर्ल्स को पीरियड्स के दौरान हाइजीन के बारे में एजुकेट करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हाइजीन के बारे में एजुकेट करना। इससे हाउ डिड इट परसीव, लोगों ने इसको कैसे परसीव किया और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखो लगातार हम देख रहे हैं कि आंकड़े जो है वो महिलाओं का जो है, एक हमारे यहाँ पे बच्चादानी जिसको बोल रहे हैं, या पीरियड की जो समस्या है, इन्फेक्शन की जो समस्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी। जब कुछ डॉक्टर से कंसल्ट किया, या आसपास के कई मेरे जानकार थे, उनको जब ये समस्या आई, तो मैंने पूछा कि ये किस वजह से, क्या हो रहा, क्या वजह है, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कि ये वजह, जो हम प्लास्टिक के जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उनको यूज करते हैं, जी। उनकी वजह से ये समस्याएं आ रही है। तो मेरे को लगा कि ये चीजें तो इनिशियल स्टेज से हमें शुरू करनी चाहिए, जब 6 क्लास से बच्चियां जब इनका पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब जी। से लेकर के, तो हमने कुछ सर्च किए, कुछ डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, तो उसमें कुछ तो खान पीन की चीजों पे ध्यान रखना होता है आपको। जी। कुछ जी। जो ये सैनिटरी पैड है आपके, जो परफ्यूम वाले हैं, वो बिल्कुल यूज नहीं करने हैं।
प्लास्टिक वाले हैं वो यूज नहीं करने, कॉटन के हैंडमेड या जो भी है वो यूज करें, या तो फिर वो आजकल कप वगैरह आ रहे हैं उसको यूज करें तो वो सेफ है पूरी तरह से। इस तरह की चीजों का स्कूलों में भी, कॉलेजों में जा करके मैंने बच्चियों को बताया इसके बारे में। और नतीजे जब शुरू में मैंने बताना शुरू किया तो वो लड़कियां मेरे को ऐसे घूर के देखती थी कि जैसे मैं कोई दूसरे ग्रह से आकर के इनसे कोई ऐसी बहुत ही बेहुदा बात कर रही हूँ या आउट ऑफ सिलेबस कोई बात कर रही हूँ, जबकि उनके खुद के स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि ऐसे टॉपिक पे हम बात नहीं करते हैं, नहीं करते। हेजिटेट होते हैं कि ये भी कोई बात करने का मुद्दा है, ये भी कोई चीज है। तो स्कूलों में मैंने बताया, समझाया, और वो एक दो बार हमने कोई मेल वगैरह भी डाली, वो अधिकारियों तक बात पहुंची या पहुंचाई भी। कुछ एनजीओ वगैरह जुड़े हुए थे हमारे साथ, उनके साथ भी हमने काम किया। फिर क्या हुआ कि सरकारी स्कूलों में तो सैनिटरी पैड फ्री बांटे जाने लगे, महीने में एक बार कंपल्सरी कर दिया गया, बालिका मंच होगा उसमें लड़कियों को इसके बारे में बताया जाएगा। और जी जो स्लम एरिया थे, जो झुग्गी झोपड़ियां थी, वहां पर हमने अपने पैसों से सैनिटरी पैड लेकर के उनको पहले उसके बारे में अवेयर किया, बताया, जागरूक किया, और उनको फ्री में बांटे भी कि भी ये इस तरह से यूज करो। क्योंकि देखो एक जिंदगी जो होती है उससे बढ़ करके आपके लिए कोई चीज नहीं होती। कई बार छोटी चीजें जो होती है ना, जी। उसके जो प्रभाव होते हैं वो बड़े होते हैं। हम्म। कि जो चीजें डिस्कस करने, बार बार कहती हूँ मैं उन मुद्दों पे बात करना चाहती हूँ, मैं उन चीजों को डिस्कस करना चाहती हूँ जिनसे लोग बचते हैं, भागते हैं। एक जी सैनिटरी पैड को ब्लैक पॉलिथीन में इस तरह से लेके आया जाता है जैसे कोई स्मगलिंग की वस्तु लेके आई जा रही है। जी। अभी भी हम उस मेंटेलिटी के साथ हैं यहाँ तो, इंडिया एब्सोल्युटली। में तो, जी है ना। जी। और वहां पर डिस्कस करने के लिए अब तो मैं कई जगह देख रही हूँ, कई सारे कैंपेन ऐसे, कई एनजीओ इस पे काम कर रही हैं। तो कई जगह पे हमने झुग्गी झोपड़ियों में जाके, कॉलेजेस में जाके, जो ये सैनिटरी पैड खुद बना रहे थे उनसे हमने सैंपल लिए, कोलाब्रेशन किया कि भाई आपका ऐड हो जाएगा, बच्चियों का अवेयरनेस हो जाएगा, तो दोनों तरफ से बेनिफिट हो जाए। तो वो जो थी कुछ कंपनियां भी हमारे साथ जुड़ करके उन्होंने अपने सैनिटरी पैड सैंपल के रूप में बांटे। तो ये भी हम कम से कम 100 से ऊपर सेमिनार और गोष्ठियां इस तरह से कर चुकी हूँ, जो झुग्गी झोपड़ियों में लड़कियां। जी फिर साथ ही साथ हमने इसके साथ एक काम और किया था, एजुकेशन पे भी किया था, कि जो भीख मांग रहे हैं ना बच्चे, जी। हमारे जी शहर में एक संस्था है, भीख नहीं किताब दो, अनु चुनिया जी उनको चलाती है। तो उनके साथ कुछ समय तक मैंने काम किया। तो जो झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे होते भीख मांग रहे होते हैं बत्ती जी। वगैरह पे, तो उनको वहां से ले जा करके स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, या जी प्राइवेट स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करके कुछ बच्चों का हमने प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने भी बड़ी अपनी दरियादिली दिखाई, प्राइवेट स्कूलों वालों ने भी, वहां पर जी। भी बच्चों का एडमिशन कराया। और कुछ डोनेशन वगैरह से इकट्ठा करके एक हॉस्टल बनाया गया जिसमें बच्चों को रखा गया। तो अभी 700 से ज्यादा जो हमारे अनु चुनिया जी, मैं श्रेय उनको देना चाहूंगी क्योंकि मैं उनके साथ एज ए टीम मेंबर की तरह ही काम करती हूँ जब भी टाइम मिलता है, लेकिन पूरा श्रेय जो है वो अनु चुनिया जी का है। वो जो है 600-700 से ऊपर बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी करा चुकी है, और 30 से ज्यादा बच्चे अभी हमारे हॉस्टल में रह रहे हैं। और अब जी उनके रिजल्ट आने शुरू हो गए। शुरू शुरू जी। में ये जी होता था, जब बच्चों को झोगी झोपड़ियों में लेने जाते थे तो वो गालियां देते थे झोगी झोपड़ियों वाले कि ये बच्चे तुम्हारी इनकम करके लेके आ रहे हैं, आप इनको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये चीजें कई बार आपको जब सोशल चीजों में जाते हैं तो आपको हर्डल आते हैं, आपको इन चीजों के लिए तैयार होना था, आपकी गालियां देने लग जाते हैं कि हमारे बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हो आप। जी। जी ये चीज हुई। अरे एक हाँ। एक मैं और नाम, अनिल कसाना जी है हमारे, वो भी इसी तरह से झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्कूल यहाँ पे चला रहे हैं हिसार में ही। एक जी जी। चूरू में है धर्मवीर जाखड़ जी, उन्होंने भी जो ये गडरिया लोहार, गाड़िया लोहार होते हैं ना, जो एक जगह से खाना बदोश होते हैं, एक जी जगह जी। से जी दूसरी जगह पे घूमते जी। फिरते रहते हैं, तो उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और वहां पर भी डोनेशन से, अलग अलग लोगों के डोनेशन से एक बहुत 4 मंजिला हॉस्टल तैयार हो चुका। वहां पर 150 से ज्यादा बच्चे अभी जो है वो एजुकेशन से जो वंचित बच्चे थे वो है, वो पूरा डोनेशन से चल रहा सब। तो वाह। ये कुछ इनिशिएटिव जो कि इन लोगों के साथ मिल करके, थोड़ा सहयोग करके हम लोग, कुछ और भी इस तरह की एनजीओ है जिनसे हम जुड़े हुए हैं, टाइम टाइम पे जी एजुकेशन में और हाइजीन पे हम काम करते रहते हैं। जी। जी और हाइजीन पे ये था कि कम से कम भी शायद 8 महिलाओं का ऐसा केस आया था जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। तो जैसे जी। सिर्फ सैनिटरी पैड बदलने से, खाना पीना बदलने से उनका इन्फेक्शन खत्म हो गया और वो ऑपरेशन से बच गई। जी तो कितनी बड़ी बात है। छोटी चीजें कई बार आपको बड़ा मोटिवेशन दे जाती है कि जब ये इनके लिए जरूरी था, ये बच गए, तो इसको हमें बड़े लेवल पे करना चाहिए। ये बड़े लेवल की जी चीजें है। कि अभी जब भी मेरे को मौका मिलता है, अभी मैं 2 दिन बाद एक हमारे एनएसएस का कैंप लगा हुआ, वहां पर लड़कियां, तो मैं इसी पे लेक्चर देने जाऊंगी। उसके बाद 10 तारीख को रोहतक में एक जो है आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वहां पर भी
लड़कियों को इसी मेंटल हेल्थ पे और हाइजीन पे मेरा जो है सेमिनार आपको रहेगा, लेक्चर रहेगा, और उनको मोटिवेट करने का ये रहेगा। मेरे को जब भी टाइम मिलता, मौका मिलता, रिक्वेस्ट करके बगैर बुलाए जबरदस्ती चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे को आधा घंटा इन बच्चियों से बात करनी, मेरे को ये बात मेरी रख दे दो। जी। सो जो ऑडियंस है मैं उन्हें बताना चाहूँगी, ये सभी काम संतोष जी अपने खुद के समय में करती हैं। ये अदरवाइज़ एजुकेशन फ़ील्ड में ज़्यादा एक्टिव हैं। तो एक चीज़ और आप मुझे बताइए इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट कि जो हमने रूरल एरियाज़ में जो आपने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए काम किए हैं, एक तो ये आपने मुझे बताया कि एजुकेशन वाला जो किया, एक ये जो हाइजीन से रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस आपने की। इसके अलावा भी कोई और एरिया है जिसको आपने टच किया हो, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड? इसके अलावा हमने कई महिलाओं को, जैसे आजीविका सिस्टम होता है, उससे जोड़ करके 4-5 महिलाओं को जो ये इलेक्ट्रिक बाइक होती है, रिक्शा जी, जिसको जी। बोलते हैं, वो दिलाया। कुछ लड़कियों को जैसे मोटिवेट करके पेट्रोल पंप वगैरह पे उनकी जॉब वगैरह लगवाई, कि देखो प्रायोरिटी होती है कि उनके लिए जॉब जरूरी है। जी, जी। जिस तरह से जो जिस महिला को जरूरत होती है, तो आसपास कई बार रोजगार से भी उनको जोड़ने का प्रयास हमारा रहता है, कि भी हम उनको जो भी उनकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको कोई ना कोई कोचिंग सेंटर में, कोई पढ़ाने वाला बच्चा है तो उसको कोचिंग सेंटर में सेट करवा दिया, जिसका जिस हिसाब से कोई होममेड की तरह से करना चाहती है तो उसको कहीं कोई रोजगार दिला दिया। ये छोटे छोटे चीजें हैं जो हम इनसे जुड़ करके करते रहते हैं। एक हमारा छोटा सा प्रयास जैसे पर्यावरण संरक्षण का, कि पेड़ पौधों के लिए भी हम काम करते रहते हैं, जी, चिड़ियों जी। के लिए घोंसले बांटते रहते हैं, लगाते जी, जी। रहते हैं, पानी डालने के लिए बाजरा जो है दाना है, चिड़ियों के लिए दाना, और कसोरी जिसको बोलते हैं, गर्मी में पानी रखवाए थे, तो मोटिवेट करते हैं उनको कि भी अपने आसपास एक एक रखें, आप ज्यादा ना रखें, अपने अपने घर के पास रख ले, अपनी इतनी जिम्मेदारी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हम इसको पूरा कर ले। और स्कूलों में हमने एक ये अभियान चलाया था कि हर बच्चा अपने बर्थडे पे एक गमला और एक पौधा गिफ्ट करेगा। 60 रुपए का एक गमला आता है और जी। 30-40 रुपए का एक पौधा आता है। तो वो हमने एक परंपरा चला दी थी, तो उसके तहत कोई टीचर है तो वो 2 गमले और 2 पौधे गिफ्ट करेगा, बच्चा है तो वो एक पौधा और एक गमला गिफ्ट करेगा। इस तरह की चीजें हम चलाते रहते। किसी का जन्मदिन है, बर्थडे है, और चीजें हैं, इस पे भी कि आप पौधे लगाएं, कोशिश करें कि अपने आसपास जहाँ पॉसिबल है वहां पर एक एक पौधा, बस ज्यादा नहीं, आप हर साल एक पौधा लगाएंगे तो भी काफी हो जाएंगे। और कई हम्म। बार हम आंकड़ों पे चले जाते हैं तो कई हजार पेड़ बांट देते हैं, लेकिन वो वास्तव में लग नहीं पाते। तो मेरा छोटा प्रयास होता, छोटा प्रयास करेंगे तो वो बड़ा रूप ले लेगा, सक्सेस भी फ्रूटफुल हो होगा जाता उसमें। है। जी, बिल्कुल। वेरी वेरी पावरफुल। एक और ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे आपने काफ़ी अवेयरनेस के प्रोग्राम किए हैं, वो है डाउरी। दहेज कुप्रथा के बारे में भी आपने काफ़ी अवेयरनेस स्प्रेड की है। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, हमारे यहाँ पे एक जैसे सामूहिक कई बार चीजें होती है, नशा मुक्ति के अभियान चलते हैं। जी, तो मैं वहाँ 1-2 बार गई तो देखा कि वो कुछ महान पुरुष जो है वो खुद ड्रिंक कर रहे हैं, और वो वहाँ स्टेज पे जाकर के प्रवचन दे रहे हैं कि भी नशा नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे को बड़ी हंसी आती, तो मैं कई बार कई प्रोग्रामों में से बीच में से भी उठ के आ गई। मेरे साथ ऐसा भी हुआ जी। कि भाई आप लोग ऐसा यहाँ पर ऐसा कर रहे हो, फिर वो सामाजिक आपका मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, मैं बोल हुँ, दूंगी तो, और ये चीजें जी, तो गलत है। नहीं जी, नहीं, ऐसे चलता। तो मेरा ये मानना है कि आप रियलिस्टिक रहे, आप जी, वास्तविक रहे, जितना भी है, जैसा भी, थोड़ा करे ज्यादा करे। तो दहेज का कहीं ना कहीं देखो, हम कहने को कहते हैं कि दहेज खत्म हो चुका, नहीं हो चुका। अभी पीछे 10 दिन पहले भी हिसार में एक घटना घटी थी, दहेज के लिए एक औरत को एक हस्बैंड ने उसकी वाइफ को जला दिया। और इस तरह के तमाम तरह के केस हर साल पता नहीं कितने अनगिनत केस आते रहते हैं। जी, तो मेरा ये था कि मैं दूसरों को तो देखो कहना समझाना, सब कहते हैं हम दहेज नहीं लेते, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में दहेज लिया ही जाता है। जी, मेरी कोशिश थी कि लास्ट ईयर जब मेरी बेटी की शादी हुई, तो जब उसका रिश्ता तय हुआ, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट थी कि भाई मैं दहेज नहीं देना चाहती, या देने के पक्ष में नहीं हूँ, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। बस दहेज, दुल्हन ही दहेज है, तो ये वाली जो एक सेंटेंस है इस पे। और अभी मैं देख रही हूँ कि हमारे हरियाणा में काफी बदलाव हुआ। कई सारे, कम से कम मैं पर्सनली 20 से ज्यादा लोगों को ऐसे जानती हूँ जिन्होंने अपनी शादी में या अपने बच्चे की शादी में दहेज नहीं लिया है। वो आपसी जी, बातचीत से या समाज में परिवर्तन से होता है। और वही काम मैंने की भी है। पहले हम सेल्फ एग्जाम्पल बने तो वो बात बने ना। मेरी जी, कोशिश थी कि मेरी शादी में भी मेरे पापा दहेज ना दे, लेकिन उस टाइम मैं बच्ची थी और मेरी चल नहीं पाई थी। मैंने मना जी, किया था, जिनाई किया था मेरे पापा को कि मेरे को कुछ भी सामान मत दो, बस मेरे जो पहनने के 2 कपड़े वही पहना के मेरे को भेज दो।
लेकिन उस टाइम पापा पे सोशल प्रेशर था कि नहीं लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, और मैं बच्ची थी, मेरे को पता नहीं था। लेकिन अब जब मैंने अपनी बेटी की शादी की तो मैंने उसको पूरा किया। शादी में एक पौधा और एक चांदी का नारियल और सिक्का जिसको बोलते हैं वो दे करके मैंने वही दहेज दिया था। और उसका जो भी था खाने पीने का प्रोग्राम वगैरह जो भी था वो जो एक हम एक अपने आपसी लोगों के लिए करते, तो वो मैं अपने लिए भी और सबके लिए एक समाज में मैसेज ये छोड़ना चाहती थी कि भाई आप स्वयं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी, आप अपना ठेका ले लो कि भाई हम सही ये नहीं बात। करेंगे, हम्म। है ना। हम्म। तो दूसरा नहीं, अब जैसे ही मैंने बेटी की शादी की तो मेरी बहन का भी एक बेटा, तो तब से उनका भी विचार बदल गया। वो ये बार बार ये कह रहे नहीं हम दहेज में कुछ नहीं लेंगे, हमें 1 रुपया लेना। वही कह रही, एक से शुरुआत होती है। जी। हमारे यहाँ भात की परंपरा है, तो भाई भी जब भात भरने के लिए आया तो भाई से भी मैंने 1 ही रुपया लिया। जी। वो एक मेरा एक जोड़ी कपड़ा जरूर लेके आया था कि ये शगुन का होता मेरा और बेटी का, ये जी। शगुन का मैं जरूर दूंगा। वो और 1 रुपया और एक पौधा मैंने भाई से भात में लिया था, और 1 रुपया और एक पौधा ही मैंने दहेज के रूप में, दान के रूप में, दहेज के रूप में बेटी को दिया था। तो जब हम बात करते हैं, चलते हैं चीजों पे, तो चीजें होती है अगर हम करना चाहें तो। ऐसे जी। ही मेरी बहन है, उनके परिवार में एक मेरे सामने केस आया था। उन्होंने बताया था कि उन जैसे लड़की वाले थे, जबरदस्ती उनको दे के गए थे, तो उन्होंने वापस कर दिया था सारा सामान कि नहीं। हम्म। भी जब हमने कह दिया हम दहेज नहीं लेंगे तो हम नहीं लेंगे। लड़के की अंगूठी चैन वगैरह बहू अगले दिन लेके आ गई थी, तो भी जो लड़के का पापा था उसने वो वापस कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से समाज में बार बार डिस्कशन करने से या कहने से, या जब आप सेल्फ एक रोल मॉडल की तरह से आते हो, तो तब आप कम से कम, अब मैं कॉन्फिडेंस से तो कह सकती हूँ ना। अगर जी। मैंने अपनी बेटी को भी दे दिया होता बहुत सारा भर भर के गाड़ी और ये सब दे दिया होता, और फिर मैं ये कहती कि, तो फिर वो दोगली चीजें जो मैं जिसका सही विरोध मैं बात। खुद करती हूँ, दोगली चीजें। या तो मैं कह दूं कि भाई दो, दहेज देना अच्छी बात है, ठीक है, जी। या फिर मैं जो कह रही हूँ वो कर लो। एब्सोल्युटली, मैं आपने एग्जाम्पल सेट करना होता है जो खाली यू टू जो भी आप हाँ आगे बस मैंने प्रीच कर मैंने रहे हैं सेल्फ आप उसे प्रैक्टिस करते हैं। कि भाई बेटी की बात की, ज्योति जी की बेटी बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। तो वो मैंने जब आज 20 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ, तो मेरा तो 20 साल पहले ही शुरू हो गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम्म, और बेटा सही बेटी में बात। कोई अंतर नहीं है, भले उसके लिए जी। मेरे को सफर करना पड़ा या कुछ भी करना पड़ा, वो अलग चीजें है, वो बाद की अलग चीजें है। और आज मेरी बेटी भी इतनी सिंसियर, समझदार, मेच्योर और चीजों को समझ चुकी है, उसको उसके लिए फैमिली वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है। लोग ये कहते हम्म। हैं ना कि फैमिली की वैल्यू नहीं, उसने ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीजें देखी, उसने अपनी माँ का स्ट्रगल देखा, तो उसके लिए फैमिली वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई है। और आज हम्म। आप थोड़ा सा ये प्रोग्राम अपना शुरू जल्दी हो गया। सीए है वो गुड़गांव में, सीए अभी उसका चल ही रहा, कंप्लीट नहीं हुआ है, जी। इंटर्नशिप सीए की चल रही है। और आज वो आएगी गुड़गांव जी। से हिसार आएगी मुझे मिलने। अगर वाह। जल्दी आ पाती अरे तो हम हम उसको ऑल्टर लाइव करने पूछ थे लेते। समय मुझे पहले पता होता नहीं तो। वो नहीं, लेट लेट हो जाएगी, अभी नहीं होगा, कोई नहीं, फिर किसी जी। टाइम कराएंगे। तो वो मैं उससे चाहती हूँ कि उसका अलग से वो हो कि वो अपने तरह से अपना अपनी पक्ष चीजों को दे समझे। सके, सीइंग अ स्ट्रांग हाँ मदर। स्ट्रांग बनना वैसे भी आसान नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड गट्स। और जिस एनवायरनमेंट से हम आते हैं, जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, उसका अपना एक इन्फ्लुएंस रहता है। तो डेफिनेटली उन आपकी बेटी की अपनी एक अलग सोच और पर्सपेक्टिव होगा वो। आई विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू हर पर्सपेक्टिव एज वेल। सो बस अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे वाली, तो वो जनाबे वाली जाने कि उनका क्या होगा। अपनी तो बढ़िया मस्त अब चीजें हैं कि भाई मजबूत बन गई। वो मेरे को एक डायलॉग याद आता, मैं जरूर यहाँ पे डिलीवर करूंगी। तो 3 इडियट में राजू ने बोला था कि 206 हड्डियां तोड़ा करके अब अपने पैरों पे खड़ा होना आया है, अब हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। भाई सारा बहुत सब कुछ सही। खो के इतना सब कुछ सह के अब ये जो है ना, घमंड कहो इसको, कॉन्फिडेंस कहो इसको, सेल्फ इसको रिस्पेक्ट। बोल्डनेस कहो, कुछ भी कहो, जी। एग्जैक्ट तो यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये सेल्फ रिस्पेक्ट आई भाई। अब ये किसी कीमत पे भी जाने वाली नहीं। या हटने वाली नहीं है। अब इससे कहीं समझौता नहीं है किसी भी लेवल पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगी ये बात जो भी इसे सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। और आई विल ट्राई टू मेक इट अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी इंस्पिरेशनल, और ऐसा होना भी चाहिए। तो आज की जो यंग लड़कियां हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि अंधा अनुसरण ना करें, चीजों को लॉजिकली सोचे देखे। जो एक्सपीरियंस पर्सन है, भाभी है, चाची है, बुआ है, जो दादी है, कोई भी है,
उनसे कुछ चीजों को सीखे। एडवांस होने के नाम पे या बोल्ड होने के नाम पे आप ऐसी चीजें ना करें कि जिससे आपका मेंटली और फिजिकली हरासमेंट हो, जो कि आजकल लड़कियों का बहुत ज्यादा हो रहा है। वो कह रही कि हम एडवांस हैं, बोल्ड है, और बोल्ड और एडवांसमेंट के चक्कर में वो ऐसी ऐसी चीजों में फंस जाती हैं जो कि बाद में निकलना बड़ा मुश्किल उनके लिए हो जाता, सफर करती है वो। तो मेरी उन लड़कियों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, आप पढ़ें, आप बोल्ड हो जरूर हो, लेकिन एक कोई ना कोई ऐसा सारथी जरूर रखे जो कि आपको टाइम टू टाइम, जैसे कहते हैं ना कुम्हार की तरह, वो पीछे अंदर से आपको सहारा दे, बाहर से थपथपी लगाता रहे। तो एक सीनियर कोई ना कोई किसी को भी एक अच्छा अपना फ्रेंड बनाए। जैसे मेरी बेटी ने हमेशा मेरे को फ्रेंड की तरह ही माना, बनाया, और हर चीज वो मेरे से शेयर करती थी। अगर जी आपकी माँ, कई बार बच्चियां मेरे से ये कहती, मेरी मम्मी मेरी चीजों को समझ नहीं रही। अरे मम्मी नहीं समझ रही, कोई भी जो समझ रहा, कोई आपका टीचर है, कोई भी है, आप उसके टच में जरूर रहें। और मेंटोर होना रिक्वेस्ट बार बार चाहिए। नहीं, हम्म, मेंटोर होना चाहिए कोई ना कोई आपको, जो कि आपको चीजों से थोड़ा सा डाइवर्ट कर सके, थोड़ा सा बचा सके। क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं गुड़गांव वगैरह भी कई बार जाती हूँ, या छोटे शहरों में आजकल बुरा हाल हो रहा है। जो जी दारू, एडवांस और सेक्स के नाम पे, पता नहीं इंजॉयमेंट के नाम पे क्या बेहुदापन, और बहुत ऐसा हो रहा है कि आप इंजॉयमेंट के नाम पे अपनी लाइफ को हेल नहीं कर सकते हो बस। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा कुछ रोल मैं सोशल मीडिया का भी मानती हूँ। और बिल्कुल। इसमें डिप्रेशन भी है, अनडायग्नोज्ड डिप्रेशन जैसे सिम्टम भी आते हैं। आई विल जस्ट ऐड अ लिटिल बिट टू योर मैसेज। तो बहुत बार हम पीयर प्रेशर जो सोसाइटल होता है, जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सोशल मीडिया ने हमारे बच्चों के ऊपर रखी हैं, वो उनको मीट करने के चक्कर में पता नहीं कहाँ पहुंचते जा रहे हैं, कि जब तक घर वालों को होश आता है वो बहुत दूर निकल चुके होते हैं। तो यू हैव अ वेरी गुड पॉइंट कि एक मेंटोर तो कम से कम हो जो बांध के रखे। यही चीज तो मैंने आपसे कही थी, लेकिन मैम कि जो मेरे स्टूडेंट थे, वो मेरे को 150 से ज्यादा लोग, बच्चे आज भी कई बार ऐसी चीजें मेरे से शेयर करते हैं कि मैम ऐसी सिचुएशन में हूँ मैं। रुको बेटा, हम्म एक बार सिचुएशन को समझते हैं। हम्म, ऐसे में पेरेंट्स को या जो भी टीचर है, उनको आपको बच्चे को सीधा सीधा जा करके उसको गलत नहीं कहना है। सही उसको बात। सुनना, पहले एक बार सुन लो उसको, उसकी हम्म, सिचुएशन को समझ लो, सुन लो, देख लो, और फिर पहले उसको रियलाइज कराओ कि वो सही है। जी सही के बाद फिर उसी को आप सिचुएशन बता दो, ये सिचुएशन है, इनमें से आपको क्या चूज करना है, कैसे चूज करना है, जी और धीरे धीरे उसको निकालना। तो जब हम एकदम से ये कहते हैं, अरे अजय, लड़का था तेरा दोस्त था, किसके साथ गई थी, बड़ी गलत बात है, आगे से वो आपका चीज शेयर नहीं करेगी, बताएगी नहीं। जैसे आपने हम्म, कहा ना, पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है, सोशल मीडिया प्रेशर होता है, या अपने जी आप को एडवांस दिखाने के चक्कर में, या हाँ सोचते कि बस अब हमने 10वीं 12वीं बीए कर ली, या कहीं थोड़ा सा बाहर निकल गए, तो अब हम एडवांस हो गए, आजाद हो गए। आजादी के नाम पे भी मैं कई बार बोलती हूँ कि आजादी के नाम पर उघड़ता, और अपने ही साथ आप गलत मत करो, और सारी सही चीजें छोड़ो, अपनी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कि आपने आज किसी के साथ लव अफेयर फलाना ढिकड़ा कर लिया, ठीक है, इमोशनली आप अटैच हो गए, फिजिकली अटैच हो गए, हरासमेंट तो आपका हुआ ना, वो तो सही चल बात गया। है, सही बात, सही बात। मिच्योरिटी के लेवल पे जाकर के जब आप डिसीजन लेने लायक हो जाओ ना, आप हम्म, सेल्फ डिपेंड हो जाओ, आप डिसीजन लेने लग जाओ। आप उस, वैसे तो आप 20 साल में भी किसी को नहीं जान पाते हो, 30 साल में भी, क्योंकि अभी मेरे को कोई मिला था, वो 30 साल बाद अपनी वाइफ से अलग रह रहे हैं। तो जी वो तो एक अलग चीज है, अलग सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन जी जब आपका है कि भी आपको एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है, तो आप उसको सलीके से चीजों को करना सीखें। जी सही वो बात। तभी होगा जब आपके पास कोई अच्छा सा मेंटर होगा। एंटर होगा। मैं एक एक चीज आपकी इसमें ऐड करना चाहूंगी। मैं जब मैं एयर ट्रैवल करती हूँ तो अक्सर किताबें लेकर करती हूँ। बुक्स मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो एक बार मैं स्वामी विवेकानंद जी की किताब उठाई थी, और शायद मैंने वो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से ली थी। उसमें लिखा था कि अगर हम एज एन इंडियन ब्लाइंडली वेस्ट को फॉलो करने, और ये बुक की शुरुआती दूसरे तीसरे पेज की ही पहले मैंने अंडरलाइन करी है वहीं, कि अगर हाँ हाँ हम हाँ। इंडियंस वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो करने लगेंगे तो वी विल बिकम अ चीप वर्जन ऑफ देम। एंड दैट वाज सो बस ये, पावरफुल कि मैं ये स्वामी विवेकानंद ही लिख सकते। सो कब जब भी मैं ये मॉडर्नाइजेशन देखती हूँ ना, तो वो 4 लाइनें मेरी आंखों के आगे ऐसे रील की तरह तैर जाती हैं, कि कितने समय पहले इन्होंने कितनी गहरी बात जो है वो लिखी है। और आपने बिल्कुल वही बात आज कही जो मैंने स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई पढ़ी थी। रियलिटी है, यही रियलिटी कि हम अनुसरण करने के चक्कर में, कि मैं बस खाली फॉलो कर लेंगे। विदेश में ऐसा होता है, अरे वो आप चीजें देखिए, आप अपना कि जहाँ जैसा देश वैसा भेष,
जी जी, ठीक सही है, बात। वो कर लीजिए, वो तब सही है, लेकिन उसके साथ भी फिर कहती हूँ कि उस अनुसरण के चक्कर में आप ऐसा ना करें कि भाई एडवांस कहलाने के चक्कर में या फ्री कहलाने के चक्कर में आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो। ये इस चीज से आपको बचना है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अब मैं टॉपिक को थोड़ा सा बदलूंगी, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल। अब हम एजुकेशन वाले फील्ड के बारे में बात करेंगे कि एजुकेशन फील्ड में जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मेरा एजुकेशन का एक्सपीरियंस अभी तक 20 साल का हो चुका है, जिसमें मैंने प्राइमरी क्लास से लेकर के प्राइमरी है, फिफ्थ है, सेवेंथ, नाइन्थ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, सभी क्लासेस में पढ़ाया, कॉलेज लेवल पे भी पढ़ाया है। तो वो लगभग लगभग मेरा 20-22 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और अभी जो है मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, उसकी जो कमांडिंग होती है वो स्टेट लेवल पे होती है, जी SCERT बोलते हैं। और उसके बाद हमारा NCERT होता है, जो कि जी पूरे इंडिया में जी सिलेबस को फ्रेम करता है। जी जो भी एजुकेशन पॉलिसी होती है वो मेकिंग की जाती है। जी और जितने भी टीचिंग के मेथड है या टीचिंग में जितने भी बदलाव टाइम टू टाइम होते हैं वो इन्हीं संस्थानों के द्वारा होते हैं। तो हम फील्ड में जाकर कुछ रिसर्च वर्क करते, केस स्टडी है, एक्शन रिसर्च है, या जी टाइम टू टाइम क्वेश्चनियर बना करके फीडबैक टीचर से लिया जाता है, पेरेंट्स से लिया जाता है, बच्चों से लिया जाता है। बार बार मॉनिटरिंग मेंटरिंग का काम हम लगातार सारे साल करते रहते हैं। कुछ जो अब नई शिक्षा नीति आई है इसके तहत टीचर्स को ट्रेनिंग का भी रहता हमारा कि 50 घंटे प्रत्येक टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये जी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान ही अलग अलग जिले में सभी प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। जी और जो जो भी सुझाव आते रहते हैं टीचर से, वो भी जो हमारे डायरेक्टरेट होते हैं वहां तक हम पहुंचाते हैं। तो उसमें समय समय पर बदलाव होते हैं। अभी मेरा फिर से एक शेड्यूल आ गया कि अभी गुड़गांव फिर से मेरी लाइफ स्किल पे कि जीवन कौशल पे 3 दिन का ट्रेनिंग है, तो उसमें भी मैं जाऊंगी। तो हम एजुकेशन का ये इसी तरह का हमारा चलता रहता है कि किस तरह से जो हमारी राइट टू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें ये था कि भी बच्चे को फेल नहीं करना, उसको कुछ कहना नहीं, जिसका रिवर्स इफेक्ट ये हुआ कि बच्चों का पढ़ाई के प्रति जो था रुचि थी या दबाव था एक, वो बिल्कुल हट चुका था। अब जी फिर जी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करके अब क्या कि एजुकेशन को रट्टाफिकेशन की बजाय हम अगर उसको प्रोफेशनल मोड दे पाए, स्किल बेस्ड एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को छोटी क्लास से ही कुछ ऐसे कोर्सेज कराने शुरू कर दिए जाए कि जिससे जो रोजगार की समस्याएं हैं बच्चों की वो खत्म हो जाए। जो पहले हमारे जी जितने भी हाथ के जो काम होते थे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में होते थे, उनको टेक्निकली साउंड करके बच्चों को 12वीं तक इस तरह से कर दिया जाए, मजबूत बना दिया जाए। जो बच्चा पढ़ाई में जिसका इंटरेस्ट नहीं है, रटना नहीं चाहता, उसका स्किल पे ध्यान है या उसका माइंड वैसा, तो उसको वैसा ही कोर्स करा करके उसको तैयार कर दिया जाए कि 10वीं 12वीं में जाते वो अपना कोई काम, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे, ताकि एक बेरोजगारी की समस्या और जो बच्चों पे मानसिक तनाव आता है एकदम 10वीं जी 12वीं जी ये करते इसलिए रोजगार नहीं है, उसको खत्म किया जाए। मेन फोकस अभी हमारी नई शिक्षा नीति में यही रहता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, आपके अनुसार समाज को बदलने में शिक्षा का क्या योगदान है? शिक्षा ही वो मेन जिसको कहते हैं पहलू है जो कि समाज में बदलाव लाता है। लेकिन शिक्षा भी मैं ये कहूँगी, शिक्षा हम क्या करते हैं जो तुझे कि जो किताबी ज्ञान है ना, जो हमने कुछ डिग्रियां ले ली, जो हमने स्कोरिंग कर लिया, जी मार्किंग को हम शिक्षा मान लेते हैं कि जी मेरा 90% आ गया, मेरा 95% आ गया, 100% आ गया, 80% आ गया तो मैं शिक्षित हूँ। शिक्षा का मतलब होता है कि जो समाज में जब जब जरूरत थी तो वहां हमने वो बदलाव महसूस किए, तो उन बदलाव को हमने किया या नहीं किया। जब बदलाव की जरूरत है उन बदलाव को हमने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। जो लिटरेचर है या जो पुराना जी हमारी हिस्ट्री है वो जी जब हम पढ़ते हैं तब मैं शिक्षित मानती हूँ। उन चीजों से हमने सीख क्या ली, सीखा क्या, जैसे अभी हमने डिस्कशन भी किया था, अभी पाश्चात्य चीजों को या वेस्टर्न चीजों को अगर हम सीधा अनुसरण कर लेंगे तो हम जो थे वो भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल हमारा बिगड़ा हुआ एक बहुत ही घटिया रूप में हम प्रस्तुत होंगे। तो शिक्षा हमें ये बताती है कि आपने सीखा क्या है, अपने जीवन से, आपने अपने अनुभव से, अपने एटमोस्फेयर से आपने सीखा क्या है, और उस सीखने में आपने कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव महसूस किए और क्या वो जरूरी बदलाव आपने किए है। ये शिक्षा का मुख्य की बात है। मैं वाह, मानती हूँ। बहुत बढ़िया। युवा पीढ़ी सामाजिक बदलाव में कैसे योगदान कर सकती है?
अभी तक तो हमने उनकी देखी कि उनके मतलब वो कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि एजुकेशन फील्ड लगा लीजिए या ओवरऑल डेवलपमेंट लगा लीजिए, तो जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, ये किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है? युवा पीढ़ी को सबसे बड़ी जो आज की समस्या है वो बेरोजगारी का ही है, और उसका फिर वही कहूंगी कि उसका जो मेन कारण है वो ये शिक्षा रही है कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जो रट्टाफिकेशन के कुछ डिग्रियां हमने बांट दी है या खरीद के वो ले आए हैं, और उनको चीजों की समझ नहीं है। तो बेरोजगारी से चीजें ऐसी होगी कि वो जो फ्री है तो फ्री, खाली दिमाग शैतान का घर है। उस युवा एनर्जी को हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, युवाओं को हम रोजगार से नहीं जोड़ पा रहे। जो रोजगार में युवा है वो समाज सेवा में भी, पर्यावरण संरक्षण में भी, और मानवता के कल्याण में या एनजीओ के रूप में भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो बेरोजगार है वो सिर्फ एक नकारात्मक ऊर्जा या दूसरों में कमियां निकालने पे जोर दे रहे। तो हमारी युवाओं को सबसे पहले एक ऐसे जबरदस्त मोटिवेशन की जरूरत है जी, जो उनको सेल्फ मोटिवेट करके सेल्फ एम्प्लॉयड करने में मदद कर सके, मेरा ये मानना ब्यूटीफुल। तो अब हम थोड़े से कल्चरल एस्पेक्ट की तरफ चलेंगे। आपने हरियाणा की संस्कृति के संरक्षण में भी आपका काफ़ी कल्चरल एस्पेक्ट में काफ़ी योगदान रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, हाउ यू कंट्रीब्यूटेड कल्चरल कंजर्वेशन? है। माए मेरी बोले तू पायल गड़ा दे, वो तो रमजोल गड़ा हुआ था छोरा वांगर का। तो हमारे इस तरह के कुछ गाने थे। जी, जी। तो अब वो बांगर के छोरे तो रहे नहीं, रमजोल गढ़ाने वाले ठीक है, सोना जी, चांदी का नहीं। तो हमारा हरियाणवी कल्चर जो है वो गीत संगीत जो है, मैं मानती हूँ मेडिटेशन की बेस्ट फॉर्म होती है, आपके जो है प्रोग्रेस को दर्शाता है। और जी, हरियाणवी जो गीत संगीत था वो बड़ा लॉजिकल गीत संगीत था। पिछले कुछ समय में उसमें बड़ा जो तो भयानक रूप से बदलाव आया, बड़ा फूहड़ता और बड़ा मार धाड़ किस तरह के गाने चले, जबकि अब वापस दोबारा से पटरी पे आ रहा है। जी, तो हमने क्या किया कि कुछ हमारे जैसे छोटे छोटे ग्रुप थे जो गांव से शहरों में आ चुके थे, तो उन महिलाओं को मंडलियों के रूप में पार्क में जैसे बैठ रही हैं तो कि इधर उधर की चुगली चर्चा करने के बजाय बैठ के भजन करें, कोई हमारे पुराने जो ट्रेडिशनल गीत थे गाने थे वो गाएं, और हरियाणवी जो वेशभूषा थी, इस तरह के प्रोग्राम हमने पार्कों पे स्टार्ट किए, छोटे छोटे पार्कों पे संस्कृति जो थे। तो हुँ, उनका टाइम पास भी अच्छा हो जाता था, उनका एक अच्छा जी, मेडिटेशन भी हो जाता था, हंसी मजाक होता था, एंटरटेनमेंट भी हो जाता था। तो अब ये तकरीबन तकरीबन सबने अपने अलग अलग ग्रुप बना रखे। हरियाणा में मैं कहूंगी कि हर शहर में आप किसी भी पार्क में चले जाओगे तो इस तरह की आपको भजन मंडली या हरियाणवी रीति रिवाज की मंडली या हरियाणवी संगीत की मंडली, इस तरह की चीजें आपको मिलेगी। हम जिस एरिया में क्षेत्र में रहते हैं वहां पर भी हमने कम से कम 300-400 महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम समय समय पे कोई भी हमारा त्योहार होता है, तीज है, संक्रांति, मकर संक्रांति जिसको जी, बोलते जी, हैं, जिसमें संक्रांत हमारे पे यहाँ जी, मान्यता होती है, संक्रांति जिसको बोलते हैं, वहां पर हुँ, बुजुर्गों को चुन्नियां वगैरह उड़ाई जाती है या जी, जी, शॉल वगैरह उड़ा के उनको सम्मानित किया जाता है, तीज के झूले लगाए जाते हैं। होली जी, दिवाली पे भी इसी तरह से हम दामन वगैरह पहन के सारी महिलाएं एक साथ में, तो इस तरह के चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। या और भी कोई सामाजिक हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें हम महिलाओं को, लड़कियों को मोटिवेट करते हैं कि ये प्रोग्राम हम लगातार करते रहते हैं। और पार्क में 2 घंटे का डेली का वो जो ग्रुप मंडलियां बनी हुई है वो 2 घंटे शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, अगर गर्मी है तो 5 बजे से 7 बजे तक इस तरह के चलते रहते हैं। फिर कई बार हम जैसे हमारे जो कमिश्नर है, डीसी मैडम है, या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, उनको भी हमने इस तरह की चीजों को रेकमेंड करके कि अब स्कूलों में भी कि कल्चरल प्रोग्राम होंगे ही होंगे। तो जी, कुछ जी, नेशनल हमारे फेस्टिवल होते हैं, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, बाल दिवस है, इस तरह के प्रोग्रामों में कल्चरल इसको बढ़ावा दिया जाता है। जी, और कला संस्कृति विभाग है, वहां पर भी फंडिंग भी होती है वहां से, जो जी, जी, इस तरह की मंडलियां होती है। अगर कोई भी सोशल इवेंट कराते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको 11,000 रुपए, 21,000 रुपए, 31,000 रुपए, 51,000 रुपए, इस तरह की फंडिंग भी मिलती है। तो ये जी, समय समय पे हम करवाते रहते हैं। जब भी मेरे को जहां से भी कोई भी मिलता है तो उनको मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ और उनके साथ इंजॉय भी करती हूँ। कम्बल कुर्ती ब्यूटीफुल, पहन के वो धूम धड़ाके से, जैसे ताली बजा बजा करके, बगैर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के भी हरियाणवी संगीत इतना मजबूत और बोल्ड है कि वहां पर बड़ा आनंद आता, मजा आता है।
जी। एक मुड़ा कि बुढ़ी लुगाई मस्ताई फागण में, चाची हुई मैंने गजराई याद फागण आया में। मुझे, मुझे और कुछ एक जैसे चीज मैं हमारे, बोलना चाहूंगी। हाँ, तो जो ये आपकी मंडलियां हैं, मैं यहाँ पर जैसे क्रिएटिव आर्ट थेरेपी में भी थोड़ा काम करती हूँ, तो ये हाँ, एक बहुत ही पॉजिटिव कोरिलेशन है वेलबींग और मेंटल हेल्थ का। और इस तरह की जो आप मंडलियां जोड़ रहे हैं, मैंने काफी अरसे पहले सीनियर्स के लिए किया था। तो वो तो हाँ, क्योंकि हाँ, सीनियर्स थे तो वो हर जगह से थे, ऐसा ही नहीं था खाली इंडिया से ही थे, सभी जगह से थे। और हाँ, हम इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गए, मेरे पास एक थैला भर के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और हाँ, उनके साथ जब वो प्रोग्राम किया तो आप उनके अंदर चेंज महसूस कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी गुड जो आपका ये इनिशिएटिव है। ये सिर्फ कल्चर तक मैं नहीं कहूंगी, मैं ये जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगी, इट्स नॉट ओनली प्रिजर्विंग कल्चर, ये आप जो उनकी जनरल वेलबींग में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अल्जाइमर्स हो गया या लोनलीनेस है, इन सब में भी बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो मोनोटनी तोड़ दी, आपने एक चीज ऐड कर दी कि दे फील वेरी गुड ऑफ देमसेल्व्स। जी। यहाँ यहाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी ज्योति जी, हमारे यहाँ पर एक बड़ा फेमस नाम हरियाणा के सारे जान जाएंगे अगर मैं कहूँगी, कमलेश मोर। हमारी जी बहन कमलेश मोर थी, तो उनको कैंसर हो गया था, उन्होंने सिर्फ डांस कर करके अपने कैंसर को ठीक कर लिया था। बिल्कुल जी बिल्कुल। और और हरियाणा गौरव अवार्ड से उनको नवाजा गया, हरियाणवी संस्कृति के लिए उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया था। जी अब हमारे एक कमलेश श्योराण करके है, और ऐसे जो ना बहुत सारी, कम से कम हजारों मंडलियां ऐसी होंगी कि कोई पार्क, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं होगी जहां पर नहीं है। एक मैं बहन का नाम लेना चाहूंगी, हमारे हैं बहन मिस राकेश श्योराण है, जो कि हरियाणवी संस्कृति को बड़ा साफ सुथरा देशभक्ति के और भगत सिंह के ही गीत गाती है वो। जी तो जी इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो हम कई बार जैसे शहीदों का कोई प्रोग्राम होता तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपनी सेवाएं देते हैं, उनसे कभी कुछ नहीं लेते कोई इस तरह का। उनके जी लिए शहीदों के यादगार में कोई प्रोग्राम होता है तो जी वहां पर हम जरूर कोशिश करते हैं पहुंचने की, हमारी तरफ से जो भी वहाँ सम्मानित व्यक्ति उनको सम्मानित करने की। और हमारी जो छोटी बहन है राकेश उरान है, वो देशभक्ति के और भगत सिंह के बड़े अच्छे अच्छे गाने वो प्रस्तुत करती है। और आगे हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भी बिल्कुल। ऐसे ऐसे हमारे प्रोग्राम करेंगे। योर मोस्ट वेलकम। तो अब इसी को हमारे सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से एक अच्छे सामाजिक नेता में कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज सामाजिक, हम expect- जी। बस मैं एक ही बात कह रही हूँ, वास्तविक हूँ बस। बस। जब हम नेता या चीज आती, आजकल सोशल वर्कर बहुत सारे हैं मैं देख रही हूँ, लेकिन वो सोशल वर्कर की आड़ में वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, वो एक बड़ा नेगेटिव एक चीज निकल के आई है। अगर आप सोशल है ना, तो चीजों से बिल्कुल परे हट के अपना निजी स्वार्थ छोड़ करके कि आपको बहुत वाहवाही मिलेगी या आप कल को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऑफर मिलेंगे, या आप सिर्फ अपना टाइम डिवोट करने के लिए तैयार हो जाएं, तो आप जी। एक अच्छे सोशल नेता मैं आपको मानूंगी। और जो सोशल वर्क में काम करने वाले लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो ये नॉन मैसेज लीडरशिप देना, रोल्स में है। हाँ बस ये कि ईमानदारी से, बस ये इंजॉयमेंट का, मैं कहती हूँ इंजॉयमेंट का बेस्ट फॉर्म है कि जब आप चलते चलते कहीं पे किसी को पौधा दे देते हो, चलते चलते कहीं पे किसी की कोई मदद कर देते हो, चलते चलते किसी को थोड़ी देर बैठ के साथ देते हो, ये भी मैं एक बहुत बड़ा सोशल वर्क मानती हूँ। मैंने जी 4-5 दिन पहले एक रील भी डाली थी कि जैसे हम जो जाते हैं ना, कि छोटे जो दुकानदार होते हैं, रेहड़ी वाले जो होते हैं, सब्जी वाले, फ्रूट वाले होते हैं, तो उनसे जब हम मोल भाव करते हैं 5 रुपए के लिए, अगर हम वो मोल भाव करना बंद कर दे, तो ये सबसे बड़ा आपका एक सोशल वर्क होगा। अब इसके लिए रील रील या फोटो ना खींचे, रील ना बनाए आप, कि आपके हम्म अगर 15 रुपए हुए तो आप उसको 20 रुपए दे दो। इस हम्म 5 रुपए में जो उसकी स्माइल, जो उसके सेटिस्फेक्शन, जो उसकी खुशी होगी ना, हम्म। वो बड़ी जबरदस्त होगी। कभी कभी एब्सोल्युटली। आप सिर्फ अपना समय भी दे देते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ सोशल वर्कर हैं जो सफाई अभियान चला रहे हैं, पौधारोपण का काम बड़े जबरदस्त हैं कि वो दिन रात लगे रहते हैं, जी वास्तविक लगे हुए हैं। वो नहरों की सफाइयां करा रहे हैं, वो घोंसले बांट रहे हैं, वो किसी की वैसे आर्थिक मदद कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा काम सारे सोशल वर्कर कर रहे हैं। अभी मैंने 3-4 उदाहरण आपको दिए भी थे। ऐसे बड़े बड़े हॉस्टल बने हुए हैं जो फ्री में बच्चों को, वो सारे डोनेशन से सोशल वर्कर हैं, उन्हीं का इनिशिएटिव है कि जो इतना मेहनत करके दिन रात अपना
लगा करके लोगों के मतलब एक नेगेटिव चीजों को सुन करके लोग क्या पता उनको ये भी कहते हैं कि अपना लालच के हमारे या चंदा खा रही है तो चंदा चोर है, इस हाँ तरह की सही, बातें कहने लोगों वाले ने। तो कुछ भी कहते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं, तो ये एक सोशल वर्कर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, मैं इतना ही कहूंगी। जो सोशल वर्कर है ना, तो उसको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई तेरी तारीफ भी करेगा। इन चीजों से सही। ऊपर उठ जाओ, फिर आप वास्तविक सोशल वर्कर हो। अनकंडीशनल जो समर्पण करना होगा वो। हाँ जी। ब्यूटीफुल। तो आगे चलती हूँ। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, उसमें कुछ है कि मैंने नाम भी लिए थे। आपको नारी शक्ति सम्मान, आयरन लेडी अवार्ड, इसके अलावा आपको काफी सारे अवार्ड्स मिले। कौन सा अवार्ड आपके लिए सबसे विशेष रहा और क्यों? सबसे पहले जब मेरे को मेरे स्कूल में टीचिंग के लिए अवार्ड मिला था, मेरे जी। को बड़ी खुशी हुई थी। दूसरा जी। अवार्ड जो मेरे को मेरे गांव में ही बुला करके, गांव, मेरा गांव मेरी बेटी करके, मेरे गांव वालों ने जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी वहां पर बुला करके मेरे को सम्मानित किया, तो वो भी बड़ा जबरदस्त था। उसके बाद सारी चीजों के लिए जब मेरे को दिल्ली में भारत गौरव अवार्ड दिया गया कालिया मंच फाउंडेशन के तहत, तो वो भी बड़ा जबरदस्त था कि भी हाँ, वास्तव में जब आप कोई काम कर रहे हो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो। ये ऐसा फाउंडेशन है जो कि हम हर साल, उसमें मेरे को फिर कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया, जी। और जी। उसमें हर साल 31 अलग अलग पूरे देश विदेश से 31 लोगों को सम्मानित किया जाता है। किसी ने किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम कर रखा, समाज सेवा है, चाहे खेल है, या कोई हम्म। और भी अपने फील्ड में उसने काम कर रखा, तो उनके लिए, सबके लिए वो कैटेगरी खुली रहती। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए अवार्ड था। खुशी का। और सबसे इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण मैं कहूँगी कि जब बेटी की शादी हुई, और जी। उसके बाद जो मेरी बेटी के दादा ससुर ने मेरे को एक आशीर्वाद के रूप में, जिसको मैं अवार्ड तो देखो नहीं, लेकिन एक आशीर्वाद के रूप में जो शब्द कहे थे, उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से ये कहा था कि बेटा, इतना संघर्ष, इतनी जिद्दोजहद और इतना सब कुछ, ये मेरा आशीर्वाद और अवार्ड है, कभी भी अहंकार मत आने देना अपने अंदर। उस दिन मैंने 1.5 साल से ये बिल्कुल बात ऐसे गांठ बांध ली कि असली अवार्ड तो मेरा ये है। कई ब्यूटीफुल। बार हम हमारे बुजुर्गों का जो एक शब्द होता है ना, वो अवार्ड होता है कि मैंने आज तक ऐसी बेटी नहीं देखी है आपकी जैसी, तो जो इतनी चीजों को इस तरह से कर रही है, बस अपने अंदर अहंकार मत आने देना। तो वो वास्तव में मेरे लिए बड़ा, एक बहुत बड़ा अवार्ड था। हम्म। दिल यूं, वेरी वेरी वेल डन, पावरफुल। खुद को ये करने का मन करता, संतोष, वेल डन, वेल डन, शाबाश बेटे। बहुत एब्सोल्युटली वेल डन, मतलब बहुत शानदार, बहुत शानदार, हाँ जी। जबरदस्त। तो आप पूरे देश की महिलाओं को, युवाओं को, या समाज सेवी जिस भी फील्ड में आपने काम किया है, और आपने तो बहुत डाइवर्स फील्ड्स में काम किया है, आप उनको अगर कोई एक छोटा सा मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे? सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बिंदास रहें, हम्म। रियलिस्टिक रहें, हम्म। दबाव महसूस ना करें, और ज्यादा वाहवाही या तारीफ के चक्कर में ना पड़े। इतना, ये शॉर्ट शॉर्ट। इम्पोर्टेंट है। अब थोड़े से सेंसिटिव से सवाल है। क्या हाँ कभी जी, ऐसा समय आया है जब आपको लगा हो कि अब मैं हार जाऊंगी? बिल्कुल आया। शेयर करना चाहेंगे? तो बताना। हाँ जी हाँ, जी, बिल्कुल। अगर आप शेयर करना चाहें तो। हाँ, जब मैंने बताया 2020 का जब ऐसा टाइम था कि ऐसी चीजें आ गई थी, मैं अंदर से हार चुकी थी, मैंने सारा सब कुछ छोड़ने का एक टाइम पीरियड के लिए ऐसे भी लगा था कि जैसे मेरी लाइफ यहाँ पे रुक चुकी है। क्योंकि एक 20-21 साल के लंबे टाइम पीरियड के बाद जब आपको बिल्कुल यूं रोड पे खड़ा कर दिया जाता है या कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता है और आपको समझ नहीं आता है, तो वो सिचुएशन ऐसी होती है कि मेरे को लगा था कि अब कुछ नहीं है संतोष, लाइफ कुछ नहीं है, या सारी चीजें बेकार बकवास है। हम्म, विश्वास तक हो जाता है। आपके जीवन की सबसे यादगार सफलता कौन सी थी? मेरे जीवन की सबसे बड़ी यादगार जो सफलता या कोई भी चीज हो, जब मैंने एक बेटी थी जिसको मैंने बड़ा अपना, जैसे मेरे को मेरी ऐसे मैंने बताया कि लगाव रहा है, और हम्म। उसको उसके एजुकेशन करना या उसको पालना पोसना, वो उसके भी मम्मी पापा नहीं थे, अनाथ थी वो लड़की, अपने जो थे मामा नानी के यहाँ रहती थी। हम्म। और चीजें सिचुएशन ऐसी आई कि जब सारी दुनिया अगेंस्ट थी और वो बच्ची जब मेरे साथ थी, तो मेरे को ये लग रहा था कि मैंने वास्तव में कुछ ऐसा अचीव कर रखा है कि
हालांकि वो पढ़ के लिख के चली गई थी मेरे पास से। मेरा 3-4 साल से उसके साथ कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था, अपने जॉब वगैरह में चीज़ों में सेटल हो चुकी थी। लेकिन जब आपको ऐसे बच्चे या ऐसी चीज़ें आकर के आपको ये कहती सारी दुनिया से आपके खिलाफ है, लेकिन आपके जो किए हुए कुछ कुछ अच्छे काम आपके सामने इस तरह से आती है, तो मेरे को लगा था कि मैंने एक बच्ची का जीवन बना करके या उसका बचा करके अपने आप को कहीं ना कहीं एक परमात्मा का जो एक पैगंबर कहते हैं क्या, उसके रूप में मेरे को महसूस हुआ। अंदर मैं उन चीजों को शायद शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर जो मेरे को एक जो प्राउड फील हुआ था। कंट्रीब्यूशन था आपका उस बच्चे की लाइफ में कि एक ह्यूमन हाँ, लाइफ को आपने ट्रांसफॉर्म किया, हाँ। दैट इज सो ब्यूटीफुल, उससे पहले वो वेरी कई बार वो इमोशनल। बच्ची कई बार सुसाइड तक का कोशिश कर चुकी थी, कई बार बोल भी चुकी थी कि थोड़ा सा मेरा मन करता है ऐसा। तो उसको वहां से ट्रांसफॉर्म करके इस तरह से करके फिर जब आप कम्युनिकेशन में भी नहीं हो, तब आपको ये पता चलता है कि आपका कोई पुराना इंसान इस तरह से इस सिचुएशन में है। तब ज्यादा फील इसलिए हुआ ना कि वो कम्युनिकेशन बंद हो चुका था और उसके बाद वो बच्ची आकर के मैसेज बोलती है। दैट इज वेरी, कम्युनिकेशन के चलते एक बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात रिसेंटली आपका एक रील भी आया है, मैं उस पे जरूर चाहूंगी कि आप कम्युनिकेशन पे बोले। फेसबुक पे और या सोशल मीडिया पे अगर आप मौजूद हैं, आप अवेलेबल नहीं हैं, इसके बारे में आपने काफी बोला है और आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू लाइव। मेरा स्टेटमेंट यही था कि फेसबुक चलाने वाली हर महिला आस्की के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जी ये मानसिकता है, ये कुछ मर्दों की ऐसी है या कुछ पुरुषों की ऐसी है। तो सोशल मीडिया आजकल ऑनलाइन का ही काम है, और ज्यादातर पुरुष यही समझते हैं कि जो भी महिला सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन है तो वो आस्की के लिए अवेलेबल है, तो ऐसा ना समझे। और मैं ये स्टेटमेंट वही बता कि 1,000 लोगों को ब्लॉक करने के बाद मैंने ये स्टेटमेंट दी थी। मेरे 17,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं और 3-4 हजार से ज्यादा फ्रेंड उस लिस्ट में है। तो लगभग 20,000 लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद और 1,000 लोगों को ब्लॉक करने के बाद मेरे को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी, क्योंकि वो काम में बाधा बहुत डालते हैं। जी जी, और ये हर उस लगातार। महिला को झेलना पड़ता है, ये हर उस महिला को झेलना पड़ता है जो कि सोशल मीडिया चला रही है। जी, वेरी, दिस इज वेरी ट्रू। मतलब कुछ लोग 3 3 4 4 महीने लगातार गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ही रहता है, आप चाहे जवाब दें या ना दें। एंड जैसा कि आपने कहा काफी इंटरप्टिंग भी हो जाता है। वो रील आपकी बहुत ही पावरफुल थी, तो मुझे लगा मैं जरूर उसके बारे में बात करूंगी। हम अपने सेशन के एंड की तरफ चल रहे हैं, अभी एक रैपिड फायर राउंड रहेगा, बिल्कुल खट खट वाला। ये थोड़ा सा लाइट ओके। रहेगा। एक शब्द में यार खुद को भारी कैसे कर दो अपना वर्णित क्या क्या करेंगे? ये जैसे चीज को भारी कर दो अपना क्या जाता है, जो सुनेगा वो अपना दिमाग लगाता रहेगा। किसी में दिमाग होगा तो घंटा लगा लेगा, नहीं होगा तो सही बात है। अगर अपने आप को एक शब्द में बताना चाहे तो वो शब्द क्या होगा? संतोष माने, संतोष माने मस्त बिंदास। बस बिंदास। चाय बियॉन्ड या कॉफी? बाउंड्रीज। विदाउट कॉफी। बॉयफ्रेंड। कॉफी। सुबह जल्दी उठना या रात को देर तक जागना? रात को देर तक जागना। सबसे पसंदीदा हरियाणवी शब्द? सबसे पसंदीदा हरियाणवी शब्द। शब्द। हाँ। हमारे यहाँ एक शब्द कहते हैं एंडी। कोई भी चीज एंड हो तो उसको एंडी कहते हैं, एंडी या बहुत अच्छी है, स्वाद है, हमारे यहाँ तो उसको एंडी इसी तरह से। कई बार महिलाओं के लिए भी डच या एंडी इस तरह से, कोई बहुत एंडी, इसका गाना बहुत एंडी है, इसकी बात बहुत एंडी है, ये अपना अपना बहुत एंडी शब्द है। तो ये एंडी शब्द मेरा बड़ा पसंदीदा है हरियाणा में। जबरदस्त, मेरा भी। अगर समाज सेवा में या टीचिंग में नहीं होती तो क्या बनना पसंद करती हैं आप? ये मेरे को खुद को भी नहीं पता कि मैं क्या बनती। अभी भी मेरे को नहीं पता कि मैं क्या बन गई हूँ, कैसे बन गई हूँ। अभी हम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, चलिए हाँ इन बिल्कुल है, प्रोग्रेस मेरे है को नहीं हम। पता अगला स्टेप। आपकी एक ऐसी आदत जिस पे आपको गर्व है? अब मैं बड़ा फ्रैंक हूँ, हम्म, सीधा सीधा बोल देती हूँ। हाँ मेरे को आपकी ये बात पसंद नहीं आई, नहीं आई। आप मेरे साथ चाय पीना चाहते, मैंने कह दिया ना। उसने क्यों, मैं कहा ये जवाब देना जरूरी नहीं है। सही बात है। एक ऐसी आदत जिसे आप बदलना चाहेंगे? इमोशनल ज्यादा हूँ। इमोशनल। किताबें हाँ पसंद तो करते हैं मैं, या पॉडकास्ट? अब तो पॉडकास्ट का ही जमाना, तो अब पॉडकास्ट पसंद है। किताबें पढ़ना मेरे को शुरू से ही, मैं बताऊँ सच में, पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आई लाइक योर ऑनेस्टी। गांव में रहना पसंद करते हैं या शहर में? गाँव में।
कोई ऐसा आपके लिए इंस्पिरेशन पर्सन, कोई इंस्पायर कोई लीडर हो, कोई ऑथर हो जिससे आप इंस्पायर होते हैं? तो मेरे को कुछ ऐसा किसी के लिए लगा नहीं। मैं बार बार कहूँ, मैं बड़ा लॉजिकल हूँ तो मैं अनुसरण नहीं कर पाती हूँ कि भाई ये यही चीज है। बाकी अमृता प्रीतम जी को मैंने कुछ कुछ कविताएं पढ़ी है, कुछ चीजें पढ़ी, तो कई बार मैं ऐसे लगता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, कुछ कुछ बहुत कुछ मेरे पे उनके विचार जैसे होते हैं ना, तो अमृता प्रीतम जी से मैं बड़ा, जो उनकी बेवाकी है। जी जी, उससे आप प्रभावित है। अगर खाली समय मिले तो सबसे पहले क्या करेंगे? खूब सारा खा के सो जाऊं। एक ऐसी जगह जहां आप बार बार जाना चाहेंगे? मेरा घर और खेत गाँव। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो सबसे पहला क्या काम करेंगे? एक दिन में एक दिन। तो मैं यही कहूँ, हाँ, मैं फटाक से है ना, वही मेरे जैसी 100 महिलाएं ढूंढूं जी, और उनको ऐसे काम सौंप दूं कि ये जो पहले कमेटी वाले बना था दे। वो जैसे कमेटी ऐसे बना दें कि जो पहले वाले हैं उनको इस तरह से हटाओ कि वो दोबारा ज्वाइन ना कर पाए। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से काम करेंगे। सही बात है। एक ऐसा सामाजिक मुद्दा जिसे आप तुरंत खत्म करना चाहती हैं? घूमट प्रथा। घूंघट प्रथा। आपकी जिंदगी का एक मंत्र क्या है? मस्त रहो, खुश रहो, ना किसी की लाइफ में ताका झाकी करो, ना अपनी में किसी को करने दो। पुरस्कार ज्यादा खुशी देते हैं या आशीर्वाद? दोनों ही अपनी अपनी जगह खुशी देते हैं। कई बार जब आप चीजों को बना रहे होते हो तो वहाँ कई बार आपको आंकड़ों की जरूरत होती है या प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, वहाँ पुरस्कार। और इंटरनली अगर मैं बात कहूँ तो आशीर्वाद। ब्यूटीफुल। एक शब्द जो महिलाओं की ताकत को दर्शाता हो? एक शब्द जो महिलाओं की ताकत अगर को वुमेन दर्शाता है, एम्पावरमेंट को एक वर्ड देना हो तो क्या देंगे आप? बी रियल। वास्तविक बनो बस। एक्सेप्ट, खुद को एक्सेप्ट करो। महिलाएं खुद को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर वो आपके बार बार ऊपर एक कहती है कि फिल्म बने। श्रृंगार की, आपको श्रृंगार की जरूरत क्यों पड़ रही है? जी, तो तो नेचुरली मतलब सुंदर। आप अपनी पर्सनैलिटी में कोई कमी महसूस कर रही है। जी और पुराना, अगर मैं जहाँ जिस क्षेत्र से आ रही हूँ, मैं अगर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ, हमारी माँ हमारी दादियाँ कभी भी मेकअप नहीं करती थी, मेरी बुआ मेकअप नहीं करती थी। ये वही सोशल मीडिया या जो है टेलीविजन ने हमें सिखा दिया है, ऐसी चीजें जो सिखा दिया। और वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिक कमजोरी को दर्शाता है कि अगर आपको सजने संवरने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आप उस तरह से अट्रैक्शन चाहती है लोगों का कि आपको लोग देखें। कहीं आप फील करते हैं यू आर नॉट इनफ। आपके हाँ जीवन पे हाँ अगर हाँ हाँ। फिल्म बने तो उसका शीर्षक क्या होगा? उड़ान। उड़ान। पेड़ लगाना, बेटियों को पढ़ाना, पशुओं की रक्षा करना, इनमें से एक चुनना हो तो क्या चुनेंगे? ये गलत बात है, आपकी तीनों चुनूंगी मैं। चलिए, हाँ। जैसा कि हमारे इस पॉडकास्ट का नाम था द रियल सेल्फ प्रोजेक्ट, आपको अपने लिए आप रियल में क्या है? व्हाट इज अ रियल संतोष? ये मेरे को भी नहीं पता। अभी मैं बार बार, मेरे आप अगर देखेंगे तो मैं उसमें बार बार लिखती हूँ कि यात्रा खुद से खुद तक। अभी जी मैं खुद को जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं हूँ क्या और क्या नहीं हूँ, मेरे को क्या जी चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो जी। अभी मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, मेरी यात्रा, मैं खुद को जान नहीं पा रही हूँ। फिर भी मैं इतना कहूंगी कि मेरे को जैसे इमोशंस की बात आई थी, इमोशनल बहुत ज्यादा, या प्यार जिसको चीज कहते हैं, मैं एक इस शब्द को समझना चाहती हूँ कि प्यार है क्या। वास्तव में प्यार क्या, लोग प्यार 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 इतना प्यार करते हैं, प्यार प्यार कहते हैं, तो ये प्यार है क्या? कौन सी वो फीलिंग या कौन सी वो चीज है जो मैं अपने अंदर इस चीज को कभी फील कर पाऊँ, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के प्रति है। और मेरा अभी, मैं 2-3 साल से देख रही हूँ, मैं डाइवर्ट होती जा रही हूँ कि मेरी जो है ना गॉड के प्रति डिवोटी होती जा रही हूँ, कि स्पिरिचुअलिटी। प्राकृतिक चीजों के प्रति सेल्फ, जो जिसको बोलते हैं कि सेल्फ की खोज में, कि जो परमात्मा के प्रति जो प्यार है, कि जी सूफियाना जिसको बोलते हैं ना, सूफियाना। तो कई कई लोगों को बड़ा शक होता है, मेरी रील पे कमेंट करते किससे प्यार हो गया जी, किसकी याद आओ जी, किसकी। देखो, मेरे को सारी चीजों में एक ही चीज दिखती है। सो तो सो उस प्यार ब्यूटीफुल। प्यार को मैं फील करना चाहती हूँ। शायद प्यार की परिभाषा इतनी तरह की है और ये समझना बड़ा मुश्किल है कि हम किस प्यार की बात कर रहे हैं। हम उस साइकोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, या हम मिर्जा गालिब वाले की बात कर रहे हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं, या वो जो पिक्चरों में दिखाया गया। एक्चुअली इतनी ज्यादा परिभाषाएं इसकी आ चुकी हैं कि हम कंफ्यूज ज्यादा है।
तो शायद हाँ वो जी। एक मेरी दोस्त है ऋचा त्रिपाठी, वो कविताएं लिखती हैं। उसने पूछा कि प्यार क्या होता है, कहती गूंगे का गुड़। गूंगे को गुड़ खिला के पूछो कि कैसा लगा, वो कुछ नहीं बता सकता अच्छा या बुरा। तो मुझे इसकी बात हमेशा याद रहती है। तो शायद इस कंफ्यूजन में ही है कि ये गूंगे का गुड़ है, ये कहाँ पहुंचे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच आपके समय का और मेरे साथ बात करने का। अब मैं आपके बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है, लेकिन जो लोग हिसार में या हिसार के आसपास रहते हैं, रूरल एरिया से एसोसिएटेड हैं और इस किस्म की प्रॉब्लम्स में या इस किस्म के लोगों को जानते हैं जहां पर संतोष जी मदद कर सके, या आपके पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सके, तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट करिए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम पे कर सकते हैं, संतोष जी को कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है ओम काउंसलिंग एंड वेलनेस, आप वहां पर मैसेज छोड़ सकते हैं। वी आर मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट यू। संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी ज्योति जी बहुत-बहुत धन्यवाद। लोकल टू ग्लोबल आपने इस चीज़ को इतना अच्छे से तरीके से मैनेज किया और इतने लोगों से एक सभी मेरे जितने भी फैन फॉलोइंग हो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, और मेरे लिए तो वही कि ये आपके लिए है मेरी तरफ से एक छोटा-सा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।